ओके, स्टार्ट किया जाए क्लास। बातचीत ना हो। वेलकम एवरीबॉडी। जल्दी से आएंगे सब कोई। धन्यवाद। जल्दी जल्दी। ठीक है, आ गए। ओके, चलो ऑनलाइन लाइव जल्दी आओ। बहुत लोग रास्ते में भाग भाग रहे हैं अभी। भाग भाग डीके बॉस। मतलब हमारे टाइम का द बेस्ट डबल मीनिंग सॉन्ग जो हमने सुना था। और एक तो था डबल मीनिंग सॉन्ग हमारे टाइम का, वो तुम लोग देखा है कि नहीं? वसेपुर गाना, वसेपुर का पिक्चर, हंटर हंटर। हाँ, ये इसको ठीक याद है। हाँ, आई एम अ हंटर। गजब गाना था, मतलब फील इट। चलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बस बहुत बढ़िया। सुबह सुबह एकदम यार तेज रहा करो एकदम, कि भैया बस आज का दिन पूरा निकालना है। फिर दिन में अकाउंट्स होगा, शाम को कभी कोई टैक्स होगा, कभी कुछ होगा, तो दिन निकालना है आप लोग को जैसे तैसे ये दिन। और कई लोग तो सुबह से और दिन निकाल ही रहे सुबह सुबह कॉलेज जाके। ठीक, बिताओ, टाइम बिताओ ऐसे ही, यही जीवन है। अच्छा, यही जीवन है। हाँ, यही जीवन है। ठीक है, आओ जल्दी से। हमने लास्ट क्लास पैकिंग कॉस्ट के ऊपर नोट पढ़ा था, याद है आपको? पैकिंग कॉस्ट। देर आर टू टाइप्स ऑफ पैकिंग कॉस्ट या पैकेजिंग कॉस्ट। नंबर वन प्राइमरी, नंबर टू सेकेंडरी। प्राइमरी पैकेजिंग कॉस्ट मीन्स विदाउट विच वी कैन नॉट सेल द प्रोडक्ट। मतलब सर अगर वो काम ना करे, उसको उस पैकेट में ना डाले या उस पैकेजिंग को कंप्लीट ना करे, तो वो माल बिकने योग्य नहीं है। याद आ रहा है वर्ड, बिकने योग्य। वहीं अगर सेकेंडरी पैकिंग का बात करें, बातचीत नहीं, सेकेंडरी पैकिंग का बात करें, तो मतलब उसको फड़का देने के लिए, मतलब क्या, उसको मार्केटेबल बनाने के लिए पैकिंग किया जाता है। सिंपल मीनिंग, सर एग्जाम हॉल में प्राइमरी और सेकेंडरी का मीनिंग कैसे पता चलेगा? समझ बोल देगा कि ये प्राइमरी पैकिंग है कि सेकेंडरी, मतलब वर्ड लगा देगा। और अगर नहीं बोल रहा है तो हम कैसे समझेंगे कि प्राइमरी है कि सेकेंडरी है? सर कभी ऐसा नहीं होगा, आपको चिंता नहीं करना उस बारे में, क्योंकि वो आपको आइटम वाइज नहीं पता रहता है क्या प्राइमरी क्या सेकेंडरी। बट प्राइमरी पैकिंग का प्लेस क्या होगा ये बताइए ना, प्लेस। वेरी गुड वेरी गुड, हिम्मत हिम्मत, उसको सीखा खोलना है यार। बताओ ओल्ड कॉस्ट शीट में कहा जाएगा? बताओ बताओ, ओल्ड कॉस्ट शीट में प्राइमरी पैकिंग डायरेक्ट मटेरियल या फिर डायरेक्ट एक्सपेंस। बट सर ओल्ड कॉस्ट शीट में हमने कभी सम्स में प्राइमरी पैकिंग देखा ही नहीं। एग्जैक्टली, इज्जत ही नहीं दिया इस बात को। इज्जत कौन देना स्टार्ट किया? न्यू कॉस्ट शीट। तो लास्ट क्लास कुछ न्यू कॉस्ट शीट पढ़े थे, याद आ रहा है? न्यू कॉस्ट शीट में इज्जत दिया, और इज्जत दिया और बोला इसको सीओपी का पार्ट मानेंगे। यानी सीओपी में जहां अपने वो ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड लिखते थे ना, वहां इसको एडजस्ट कर देंगे। डन है बात आपको? ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया सेकेंडरी पैकिंग। सेकेंडरी पैकिंग अगेन ओल्ड कॉस्ट शीट में इज्जत दिया नहीं, बट देता तो उसको कहां लिखते? सेलिंग एंड, न्यू में भी कहां लिखेंगे? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। क्या इतना बात याद आ रहा है सबको? प्राइमरी पैकिंग का नोट करवाने के बाद मैंने आपको न्यू फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट करवाया था। सर ऐसा क्या चेंज हो गया? कुछ नहीं, आधुनिक जमाने में आधुनिक खर्चे लगने लग गए, यानी न्यू टेक्नोलॉजी वाइज कुछ कॉस्ट आने लगा। आजकल लोग ये नहीं करते कि रिटर्न पॉलिसी में जाते हैं। जैसे कि मेरे पापा जो बड़ा बाजार में धंधा करते हैं कपड़ा का, वो थान खरीदते हैं एज इट इज रॉ मटेरियल फैब्रिक का, और एज इट इज वो रॉ मटेरियल का माल बेच देते हैं। जब वो माल आता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से, सूरत से या फिर अहमदाबाद से या फिर जयपुर से या फिर कहीं से भी, मतलब सपोज राजस्थान बेल्ट या सूरत बेल्ट या फिर बॉम्बे बेल्ट से, जब वो आता है ना, तो वहां वाले लोग ऐसे कोई टीम नहीं बैठा के रखे हैं किसके लिए? इंस्पेक्शन के लिए। ऑर्थोडॉक्स तरीके से काम करते हैं वो लोग। वो लोग क्या करते हैं? भेजते हैं ना, क्या होगा? खराब होगा तो वापस क्या बोलेगा वो आदमी कि खराब है माल, रिटर्न ले लीजिए। तो वो तरीके से ये लोग चलते हैं। बट क्या इसका एक कॉस्ट है? बिल्कुल कॉस्ट है। क्या कॉस्ट है सर? रिटर्न आएगा उसका कॉस्ट है। क्या करेंगे? रिटर्न आएगा तो कितना झमेला पालना होता है, क्या पेमेंट अटकता है। इन सब चीज के लिए ना हमारे जैसे लोग, आज वाले लोग, हम लोग बोलते हैं यार इतना हेडेक नहीं लेंगे अपने। वो लोग ले सकते थे, बड़े लोग हैं, वो लोग हेडेक ले सकते हैं अपने काम को स्मूथ बनाने के लिए और हेडेक नहीं पालने के लिए। बोलते हैं उतना खर्चा का जो इक्विवेलेंट कॉस्ट है, उसका ही अगर हम एक आदमी रख ले और एक मशीन बैठा दे जो क्या चेक कर ले, कि क्वालिटी टेस्ट कर दे, कि ये चेकिंग कर दे कि भाई ये माल ठीक बना है कि नहीं, ये माल खराब बना है कि क्या, तो वो चीज करके हम क्या कर सकते हैं, उसको भिजवा देंगे। तो वो जो रिटर्न वाला बात है वो जीरो या नील हो जाएगा।
ई कॉमर्स में आप देखते हैं जो फ्लिपकार्ट से माल आता है, बहुत रेयर चांस है कि रिटर्न होगा। रिटर्न आप उसलिए नहीं करते हो, रिटर्न आप क्यों करते हो मालूम? आपने गलत ऑर्डर कर दिया, बट आप उसको ये कहानी थोड़ी बोलोगे, आपने उसको तो ये बोलना है कि गलत आ गया, आपने गलत साइज ऑफ कपड़ा मंगा लिया या शूज मंगा लिया। बट ऐसा देखा जाए तो डिफेक्टिव आइटम बहुत लेस मिलेंगे आपको। होता है, ऐसा बात नहीं होता है, नहीं होता है, बट देयर विल बी लेस चांस ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव आइटम्स। क्या बोलो, इतना बात क्लियर हो रहा है आप लोग को? जैसे अविनाश संचेती सर, तुम्हारे एक नंबर के बदमाश आदमी, रक्कम मतलब होता है ना, एक रक्कम के बदमाश आदमी। किसी का है यहाँ शर्ट वर्ट का धंधा है, किसी का शर्ट पैंट का, कोई का है ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग, कोई का भी है है तो कुछ भी कपड़ा का धंधा है। क्या करता है अविनाश भैया तुम्हारा, तुमको बता रहे हैं, आज उसको पकड़ना तुम लोग। अपने ओन भाई के शादी में जितना नया कपड़ा मंगवाया था सबका टैग फाड़ा नहीं। यहां पे उसका शर्ट पहना हुआ है, यहाँ बटन में टैग है, टैग अंदर डाला हुआ है उसका, यहाँ पे टैग का दिख रहा है, सर्कल में टैग लगाया हुआ है। हम बोला ये क्या कर रहा है? वो गया हुआ था जयपुर, हम लोग तो जयपुर में ही था वो। हम बोला ये क्या है? बोला चुप रहना। हम बोला क्या हुआ बताना, दिख तो रही है कि तेरे टैग नहीं फाड़ा है। बोला नया लग रहा है तो तेरे को? हम बोला हाँ। बोला इसीलिए। हम बोला झूठ मत बोल। बोल क्या करेगा? बोला जब कलकत्ता वापस जाएगा ना, 7 दिन का रिटर्न पॉलिसी है, इसको रिटर्न मार देंगे वापस से नया। ये सब काम हम बोला तुम कर रहा है पगला। 4 कपड़ा मेरे आगे डेली जो पहना शर्ट, वो एज इट इज वापस रिटर्न में लगाया है शादी के बाद आने के बाद। बोला नया कपड़ा ले लेंगे वापस से, शादी में नया पहनना था, नया पहन लिए। तो हम बोला यार ये अच्छा स्कीम लगाया है ये तो ये सब जो तरीका होता है ये अपने ऐसे ही कर रहे हैं, मतलब साइज नहीं आया या पसंद नहीं आया, 7 दिन रिटर्न पॉलिसी। बट डिफेक्टिव आइटम मिलना इज वेरी लेस चांस। क्या डन है बात आपको? और ऐसे ही आज के जमाने में अपने ऐसे नहीं है काम करना है चलो काम करने बैठ जाओ, कैपिटल इन्वेस्ट कर दो। पुराने जमाने में जो हमारे दादाजी पापा लोग थे वो वैसे ही काम करते थे। आज पहले लोग क्या करते हैं मालूम? रिसर्च करते कि भाई देखे तो सही कि ये प्रोडक्ट क्या यील्ड करेगा, ये प्रोडक्ट से क्या बेनिफिट आएगा, क्या मार्केट है। आप शार्क टैंक देखते होंगे, वो लोग बताता रहता है कि हमारा ये अनुमान है, एस्टिमेशन है। तो वो सब चीज करने का भी एक खर्चा है, एक टीम बैठता है उसके लिए। तो वो सब खर्चा को भी कहाँ ले सर? प्रोडक्शन का पार्ट है, तो इसको प्रोडक्शन के कॉस्ट में लेना चाहिए। तो अब इसका जगह निर्धारित क्या किया गया? सीओपी का पार्ट बनेगा। तो न्यू कॉस्ट शीट में 2 न्यू आधुनिक खर्चे आए और इस वजह से कुछ फॉर्मेट में चेंजेस आए। क्या चेंजेस आए लाइन से बात करता हूं, शुरुआत से बोल रहा हूं, न्यू और ओल्ड का भी रिवीजन हो जाएगा। न्यू कॉस्ट शीट में सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेज एंड कॉस्ट रिलेटेड टू इट। याद रखना कॉस्ट रिलेटेड टू इट में कैश डिस्काउंट नहीं आता है ना, कैश डिस्काउंट लेस नहीं होगा क्योंकि वो एक फाइनेंस चार्ज। ठीक, इसके बाद अपने क्या किए थे बताओ? लेस क्लोजिंग स्टॉक। क्या आ जाता है? रॉ मटेरियल कंज्यूम। फिर डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस में कई एग्जांपल्स करवाए थे, याद रहेगा आप लोगों को? ठीक, फिर टोटल क्या आता है बताओ? प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के बाद फैक्ट्री ओवरहेड और आता है वर्क्स कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट। सुनना, न्यू कॉस्ट शीट में इस वर्क्स कॉस्ट को नाम देते हैं ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट। क्या नाम देते हैं? और इससे जैसे ही ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी एडजस्टमेंट करोगे, यानी एड ओपनिंग लेस क्लोजिंग, तो नेट फैक्ट्री कॉस्ट बोल देंगे। ठीक है सर? बट ओल्ड में ऐसा नहीं था। ओल्ड में नेट जाने के लिए सेल ऑफ स्क्रैप, यहां दूसरा काम कर दिया। उसके बाद जो नेट फैक्ट्री कॉस्ट आया, इसके बाद बहुत एडजस्टमेंट थे। सबसे पहला ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड ऑफ प्रोडक्शन नेचर, ये तो हम जानते ही थे। बट इसके अलावा और क्या क्या आया सर? एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एक क्वालिटी। अब जब ये सब काम कर लेंगे, इंस्पेक्शन टेस्ट कर लेंगे, तो क्या पता चलेगा कि स्क्रैप है कि गुड प्रोडक्ट है। गुड प्रोडक्ट है तो प्राइमरी पैकिंग करेंगे, इसलिए ऐड प्राइमरी पैकिंग। स्क्रैप है तो बेच देंगे, लेस सेल ऑफ स्क्रैप। तो क्या मिल जाएगा? सीओपी। अब सीओपी आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स आ गया। अब इसमें हम ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक एडजस्ट करके कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाल लेंगे। जैसे ये निकाल लेंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस एंड ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंसेस ऑफ जनरल मार्केटिंग या फिर सेल्स नेचर ऐड कर देंगे। क्या डन है बात आपको? क्योंकि यही आधुनिक जमाने में, अच्छा नोटिस किया, ओल्ड कॉस्ट शीट में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के साथ ऑफिस एडमिन ओवरहेड आ ही नहीं रहा था। चेक किया क्यों नहीं आया? अगेन वही, नए जमाने में जो ऑफिस है ना वो सेल्स टीम को भी हेल्प करता है। बट पुराने जमाने में लोग सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन पे ध्यान देते थे। सेल्स वाले के लिए क्या मथा लगाना? बोला सेल्स क्या, बेचना ही तो है, उसमें क्या बड़ा बात है। बोला नहीं, आज के दिन बेचना भी एक कला है और बेचने के लिए भी काफी टीम चाहिए। बोलो डन हो रहा है क्या बात आप लोग को इतना? तो इस वजह से आप देखेंगे नए कॉस्ट शीट में आपको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के नीचे या ऊपर ऑफिस एंड
एडमिन ओवरहेड ऑफ सेल्स नेचर दिखने लगेगा, जनरल नेचर दिखने लगेगा। क्या लॉजिक जा रहा है माथे में एवरीबॉडी? आगे बढ़ सकते हैं। ये आता है कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड हेंस प्रॉफिट एंड लॉस सेल्स। स्टार्ट करें आज इसके ऊपर सम्स। क्या कोई होमवर्क था? वेरी गुड, अच्छा आदमी, आ जाओ फटाफट। चलो नेक्स्ट सवाल, न्यू कॉस्ट शीट का पहला सवाल बुक में बताओ कौन सा है अपने लाइन से। क्वेश्चन नंबर 15, वेरी गुड क्वेश्चन। मेरे सारे बच्चे यहां जितने बैठे हैं सब मेरे को लॉजिक देंगे, बताएंगे क्या करना है मेरे साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 15 एक रीडिंग मारेंगे, वेरी इजी, मतलब अब कुछ नया बात है नहीं, फॉर्मेट बता दिया, बस पेस्ट करना है, कॉपी पेस्ट, और एडजस्टमेंट में आप माहिर हो। अच्छा ये सवाल भी मिसिंग फिगर के ऊपर है, मतलब न्यू विथ मिसिंग फिगर। पढ़ो एक बार क्वेश्चन नंबर 15 सबको। ऑनलाइन लाइव, गुड मॉर्निंग कुसुम, मीनल, कनक, विनीत, रचित, बाकी लोग एक बार गुड मॉर्निंग लिख लो यार। टॉप मैसेजेस आ रहा है, ऑल मैसेज कर देते हैं। गुड मॉर्निंग केशव। पलक, पलक कहाँ है? पलक आ गया, एग्जाम हो गया, बस जो बोले थे टाइम पे आ गए तुम लोग, कुछ चालू नहीं किया। और भी लोग आ रहे हैं भग भग के, भग भग के, कई लोग भग भग के कहीं और चले गए। हर्ष गुड मॉर्निंग। दिशा गुड मॉर्निंग, दीक्षा सॉरी। एक रीडिंग हुआ क्या 15 नंबर का? ए भक्तों तुम लोग करते हो ना, पढ़ते हो ना कि ऐसी टाइम पास बस ऐसे ही है, कर रहे पढ़ रहे हो ना? अच्छा स्टॉक एडजस्टमेंट दिया है क्या? स्टॉक एडजस्टमेंट क्या क्या दिया है? रॉ मटेरियल और WIP का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दिया, ठीक है। द फर्म इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस फॉर अ टारगेट प्रोडक्शन ऑफ कितना? 1000 यूनिट्स ड्यूरिंग द मंथ, ऑफ कोर्स मंथ ही है क्योंकि सितंबर महीने का डेटा है। 1 लाख सॉरी। कंज्यूमेबल स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स ऑफ फैक्ट्री, हे भगवान क्या आएगा ये? डायरेक्ट, वाई डायरेक्ट? बताओ। स्टोर्स, कंज्यूमेबल, स्पेयर पार्ट, जैसे मैंने बोला था ना वो सब लुब्रिकेंट ऑयल, स्पिन, ये सब क्या है? इनडायरेक्ट मटेरियल। ये सब क्या है? कंज्यूमेबल्स आर व्हाट? इनडायरेक्ट मटेरियल यूज्ड इन फैक्ट्रीज, जो मतलब कसने वसने के काम आता है या कुछ भी काम के लिए। तो ये कहां जाना चाहिए बोलो? फैक्ट्री ओवरहेड। क्या ये एक पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड है? और सिंस फैक्ट्री में है तो पक्का फैक्ट्री ओवरहेड है। अगला आइटम बोलो। ओ माय गॉड, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। नीचे कहीं बोला कौन सा कॉस्ट शीट? मैंने पहले भी बोला कहीं नहीं बोलेगा न्यू बनाना है कि ओल्ड, बट कैसे समझ में आया न्यू है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट है सर, इज्जत देने लगा इस बात को, तो नया वाला बना देंगे फॉर्मेट। ऐसा क्या है, फॉर्मेट ही तो है, कॉस्ट तो वैसा भी लिखना है, बस जगह चेंज हुआ है तो जगह के हिसाब से नया लिख देंगे। क्या डन है ना बात? आपको तो लोड नहीं लेना है, ओल्ड न्यू याद करना है, अरे फॉर्मेट कौन सा सम्स, कुछ नहीं, सम्स पढ़ से समझ में आएगा ओल्ड है कि न्यू। आओ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट कहां डालोगे? सीओपी में वो एक हेडिंग लिख के आ जाएगा अपना। ऐसी क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट भी आ जाएगा। विनीत स्टार्टेड? यस स्टार्टेड। हेलो, सुनाई दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को? फिर पैकेजिंग कॉस्ट, ब्रैकेट में कुछ लिखा, सेकेंडरी पर यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ये नहीं भी लिखता ना ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, क्या तुमको ये मानना पड़ता? हाँ, सेकेंडरी पैकिंग सेलिंग का है, तो ऐसे भी ये किसका आएगा? जो माल बिका है उसका कि जो माल बना है उसका? जो बिका है उसका। नहीं भी लिखता तो यही मानते, सिर्फ पर यूनिट भी लिखता छोड़ देता चलता। याद आ रहा है ना, ऐसा करते थे। डिस्ट्रीब्यूशन 16 रुपया पर यूनिट, तो अपने किस पे लिए थे? सोल्ड यूनिट। अब ये सब चीज में आप लोग माहिर हो, डर है ना? ये सब ही एरर बच्चे करेंगे एग्जाम में और आप सही करोगे, तो पढ़ते पढ़ते आता है, करते करते आएगा, ठीक है। तो बताओ, इसमें तो अपने सेकेंडरी पैकिंग नीचे लिखेंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। नेक्स्ट आइटम बोलो। ओ माय गॉड,
लीज रेंट ऑफ प्रोडक्शन एसेट क्या करेंगे बताओ आप लोग। अब देखो वही बात आता है, सुनो, प्रोडक्शन एसेट्स कई होते हैं, सिर्फ प्लांट नहीं होता। आपको मालूम है ना प्रोडक्शन एसेट मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन एसेट्स? कोई बताओ मेरे को, समझाओ। प्रोडक्शन में जो एसेट काम आता है, ऐसे तो तब फिर सारा ही एसेट का रेंट कभी भी किस में नहीं आएगा बताओ? फैक्ट्री ओवरहेड में। सब किस में चला जाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंस में। मैंने आपको इसलिए बोला स्पेसिफिकली, कई बच्चे मेरे से डिबेट भी किए थे उस दिन, याद है कि भैया हायर चार्जेस ऊपर लिखे कि नीचे, पावर एंड फ्यूल ऊपर लिखे कि नीचे, याद आ रहा है? मैंने आपको बोला भी था इसके ऊपर क्या चल सकता है, डिबेट चल सकता है। कोई बोल सकता है ऊपर आएगा, कोई बोल सकता है नीचे आएगा। जैसे डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट तुम्हारे मन में आया था, क्या बोले थे? डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट ऊपर आएगा कि नीचे? मैंने बोला आज तक इसके ऊपर कोई भी स्पेसिफिक जगह नहीं है। तो आपका आईसीआई क्या करता है, मेरा बात अब गौर से सुन लेना। मैंने जो एज इट इज वर्ड लिखवाया था आपको डायरेक्ट एक्सपेंस में, क्या लिखवाया था बताओ तो? हायर चार्जेस ऑफ प्लांट। अगर ये वर्ड रहेगा तो डायरेक्ट एक्सपेंस में, और कोई भी टाइप ऑफ रेंट हो, लीज हो, या फिर कोई भी और एसेट का लीज हो, आप कहां लिखोगे उसको? फैक्ट्री ओवरहेड। देखो अगेन बार बार बोल रहा हूं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके फाइनल आंसर को, अनलेस अदरवाइज उसका कोई परसेंटेज कोई चीज है। तो उस केस में ऐसा काम करेगा भी नहीं कि तुमको कंफ्यूजन क्रिएट करके दे, तुमको साफ साफ बता देगा कि ये डायरेक्ट है कि ये। अब जब ये सब नाम आता है तो आप कुछ भी लिखो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ हम इसको कहां लिखेंगे? लीज रेंट ऑफ प्रोडक्शन एसेट को फैक्ट्री ओवरहेड में, ऊपरा ऊपरी खर्चा। वो इंटरेस्ट है, वो तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में आएगा। मैंने क्या बोला था? आज लीज रेंट की जगह ये हो जाता कि इंटरेस्ट पेड ऑन एक्विजिशन ऑफ प्रोडक्शन एसेट। तब क्या करते बताओ? तब क्या करते? कॉस्ट ऑफ सेल्स में लेते। ये तो वो है ही नहीं, ये तो सिंपली क्या बोला? रेंट। तो इसको कहां ले लेंगे बताओ? फैक्ट्री ओवरहेड। वो तो इंटरेस्ट बोलता, तब हमको पता नहीं क्या करना है, तो हम इसको कहां जगह दे देंगे? एक तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में। बोलो डन है? अभी ये किस में जाएगा? लीज रेंट ऑफ प्रोडक्शन एसेट। बच्चा लोग फैक्ट्री ओवरहेड। अगला आइटम बोलो ये कहां जाना चाहिए? वेरी गुड, पहली बार आया कुछ बगल में जनरल, इस बार स्पेसिफाई किया एडमिन ओवरहेड इज ऑफ आज के दिन जनरल मतलब सेलिंग टीम। मैंने आपको ऑलरेडी बोला जनरल स्लैश मार्केटिंग स्लैश 25 बार लिखवा चुका हूं, बोल चुका हूं। तो क्या इसको अपने कहां लिखेंगे इस बार? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सर आज अगर ब्रैकेट में जनरल नहीं लिखता तो तब मेरा अजम्पशन, तब मेरा अजम्पशन हम इसको प्रोडक्शन नेचर का माने कि जनरल नेचर का माने, तब मेरा अजम्पशन। तो सर आप क्या मानते? कुछ भी मानो। जैसे बच्ची एक आके बोली मेरे को कि भैया आईसीआई कभी ऊपर लिख रहा है कभी नीचे। हाँ, क्योंकि वो तो दोनों तरीके से अजम्पशन ले रहा है। आज के नए सम्स में वो नीचे ले रहा है और पुराने वाले सम्स में ऊपर। तो हमको, मेरे को क्या ख्याल आएगा कि तुम ये सवाल न्यू कॉस्ट शीट के एरिया से कॉपी पेस्ट किया था कि ओल्ड से? ये वही वाली बात हो गई, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। सम्स आया कि इंटरेस्ट रेट इज इतना। अब हमको थोड़ी एग्जाम हॉल में पता है कि ये इंटरेस्ट रेट तुम कंपाउंड इंटरेस्ट के सम से कॉपी पेस्ट किया है कि सिंपल इंटरेस्ट के सम से। हम तो दोनों लगा के आएगा, एग्जाम में एमसीक्यू है तो। बट ये तो एमसीक्यू सवाल नहीं है, इसलिए तो एक ही ऑप्शन है मेरे को करना, तो हम जो अजम्पशन ले चलो कोई दिक्कत नहीं है। बट यहां क्या स्पेसिफाई कर दिया तब तुम्हारा अजम्पशन काम का है? नहीं है। क्या स्पेसिफाई कर दिया जनरल नेचर? तो कहां लेंगे बताओ? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के वो साथ में जो लिखते हैं वहां लिखेंगे। क्या डरना बात नहीं, नीचे आएगा। और बताओ नेक्स्ट आइटम, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस अलग से और दिया है, ठीक है। नीचे बताओ और क्या दिया है? बोलो। ओपनिंग स्टॉक है ही नहीं, ओपनिंग स्टॉक है ही नहीं। मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑब्वियसली सीओपी, मतलब मेथड ऑफ वैल्यूएशन बात ही क्यों कर रहे हैं सर? जो भी स्टॉक में पड़ा रहेगा वो सीओपी पे वैल्यू होगा। अच्छा, फिनिश गुड जो क्लोजिंग पड़ा उसका वैल्यू दिया कि यूनिट्स दे दिया? यूनिट्स दे दिया, तो हम वैल्यू कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। क्या डन है ना बात? और नेक्स्ट अगेन वही सब टाइप ऑफ लैंग्वेज पढ़ो। डिफेक्टिव आउटपुट ऑफ विच इज कितना? 4% ऑफ व्हाट? टारगेटेड प्रोडक्शन। ध्यान से सुनना, डिफेक्टिव आउटपुट ऑफ टारगेटेड प्रोडक्शन। ऊपर जाते हैं, टारगेटेड प्रोडक्शन बताओ। 1 लाख वर्ड था टारगेटेड प्रोडक्शन, यही वर्ड है, एज इट इज वर्ड लिखा टारगेटेड प्रोडक्शन। और उधर भी बोला 4% ऑफ टारगेट। तो कोई कंफ्यूजन है कि ये 4% किस पे मारना है? किस पे मारना है? 1 लाख पे। 1 लाख पे 4% मारो, 4000। 4000 स्क्रैप हो गया, इस वजह से इट रियलाइजेस क्या लिखा हुआ है? क्योंकि डिफेक्टिव है, डिफेक्टिव है मतलब स्क्रैप है, तो इसको क्या लिख देंगे बोलो? सेल ऑफ स्क्रैप। तो कंप्लीटेड यूनिट्स बताओ कितना हो गया? वेरी गुड, 96,000। मतलब वो जो सीओपी का कॉस्ट आया दैट इज फॉर 1 लाख कि 96,000?
क्यों? वो 4,000 को ठीक किए कि बेकार मान के फेंक दिए? बेकार मान के फेंक दिए, और फेंकने से जो खर्चा पानी आया वो उसको एडजस्ट कर दिए। आज यही बोलता, जैसे एक सम्स में था, याद है कि ये डिफेक्टिव आइटम्स आर क्या बोलो रीप्रोसेस्ड, या फिर इसको करेक्ट कर दिया, तब अगेन वो सीओपी कितने का हो जाता? 1,00,000 का हो जाता, क्योंकि ये खर्चा को क्या करता? ठीक करके वापस अच्छे रूप में बेचता। क्या बोलो, डन है बात आप लोगों को? पक्का एवरीबॉडी? आते नेक्स्ट। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट व्हाट? बोलो, सीओपी। ब्रैकेट में कुछ लिखा है, मतलब ये देख रहे हो, यही मैं आपको बोलना चाह रहा हूं। आपके मन में जितना कंफ्यूजन होता है कि भैया क्या लेना चाहिए, एडमिन को लेना चाहिए कि नहीं, वो आदमी बोल तो रहा है एग्जाम में अगर सम्स आएगा हम आपको ऐसा मौका नहीं देंगे कि आपका दिमाग को टेंशन ले इस बात से। ऑलरेडी हमने डिसाइड कर लिया था एडमिन कहां लिखना है। बोलो, ये वापस से हिंट दे रहा है क्या? क्या हिंट दे रहा है? ए भाई तुम ऊपर मत ले लेना। किसमें? किसमें? सीओपी में मत ले लेना। किसको मत ले लेना? एडमिन खर्चा को। इसीलिए क्या लिखा? एक्सक्लूडिंग व्हाट? एडमिन। तो भैया हम ऐसे भी नहीं लिख रहे थे, हमको तो पता था जनरल नेचर मतलब कहां लिखना। वो यही बोल रहा है, तुमको पता है, वेरी गुड। कहीं को नहीं पता है, नहीं पता है उन लोग के लिए हम वापस से हिंट दे रहे हैं सवाल में कि भाई उसको ऊपर मत लिख लेना, वो कहां जाएगा? नीचे जाएगा। बोलो, माथा में समझ में आता है क्यों ये सब बात बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं एग्जाम हॉल में ऐसा नहीं होगा। वो तो सम्स का क्वालिटी है, वो एग्जाम्पल्स है जो कि एग्जाम में आएंगे तो आपको स्पेसिफाई कर देगा कि क्या चीज करना है। नेक्स्ट आइटम बोलो क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एक्सक्लूडिंग एडमिन दे दिया। अरे गजब, इस बार भी वही बात बोला, बार बार हिंट दे रहा है। ठीक है, हम ऐसे भी नहीं लेते। इस बार अगेन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बता दिया, यानी सम्स में पता है मिसिंग फिगर सम्स है। पक्का कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से चालू करना है, ऊपर जाना है। और मेरे को दिख गया मिसिंग फिगर क्या है, पता है? परचेजेज का वैल्यू नहीं दिया था, सिर्फ रॉ मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दिया। फिर से बच्चा लोग जीरो मत मान लेना, कई लोग करके लिए थे। जीरो नहीं है कहां गया वो पतलू? कहां गया पतलू? भी था एक ठो, मोहित। हाँ, जीरो मत ले लेना। क्या बोलो, डर है ना बात? जीरो लेके नहीं करते, परचेजेज है और वही मिसिंग फिगर है। इसके बाद डायरेक्ट इंप्लॉय कॉस्ट, देखो वो भी परचेजेस पे बेस्ड है। गजब, कितना? हाफ ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल। बहुत सुंदर सवाल है ये। ठीक है, नेक्स्ट आइटम क्या है? सेलिंग प्राइस ऑफ द आउटपुट। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट व्हाट? वैल्यू ऑफ मटेरियल परचेज। ऑफ कोर्स वही जो मिसिंग फिगर से आएगा पूरा ऊपर जाके, और नीचे जाके क्या आएगा? प्रॉफिट। याद है ऐसा सवाल ओल्ड कॉस्ट शीट पे भी किए थे, ऊपर जाके वो निकाले थे, नीचे जाके प्रॉफिट निकाले थे। क्या बोलो, ध्यान आ रहा है आप सबको बात? चलो स्टार्ट करते हैं ये वाला सवाल। क्या बनाना होगा पहले? कॉस्ट शीट। सर ऐसे लिखते हैं क्या न्यू कॉस्ट शीट? नहीं, मैं तो क्या बोला, कुछ लिखते नहीं है कि न्यू कॉस्ट शीट बना रहे हैं कि ओल्ड। वो तो आइटम वाइज कॉस्ट शीट में चेंजेस आ गया, तो कुछ नामकरण मेरे को देना पड़ा, तो मैंने ओल्ड न्यू बोल दिया। मैं ऐसे भी बोल सकता था, पुराना नया, कुछ भी बोलो ना यार, उससे लिखना कुछ नहीं है। कॉस्ट शीट फॉर दी पीरियड बनाओ जिसमें अपने आप वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम मिसिंग फिगर करते करते आ जाएगा। क्या स्टार्ट करोगे आप लोग? चलो ढांचा बनाओ, ढांचा। ढांचा कौन सा नंबर सवाल है ये? पेज नंबर क्या होगा इंडिया का पता नहीं, हारेगा 400 रन। अभी तक तो आउट नहीं हुआ सर। हाँ तो टाई होगा, टाई होते ही जीत गया इंडिया सीरीज। क्वेश्चन नंबर 15 पेज 10। रेडी एवरीबॉडी? ढांचा कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट ही मांगा है यहाँ। पर्टिकुलर्स रूपी, रूपी इनर कॉलम। ये रूपी क्यों बनाया है? इनर कॉलम के लिए। पहला आइटम ओपनिंग स्टॉक ऑफ आरएम। की होलो की चाहिए। कॉस्ट शीट लिखो, स्टार्ट करो। 15 नंबर 10 नंबर पन्ना। ओपनिंग स्टॉक ऑफ आरएम कितना है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ आरएम 2,42,000। ऐड क्या करते हैं? नहीं पता, वही तो निकालना है सर, देखा जाएगा। कुछ फ्रेट इनवर्ट था क्या? फ्रेट इनवर्ट था क्या? बच गए। लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ आरएम कितना है? 2 लाख। लेस करके क्या आता है? रॉ मटेरियल कंज्यूम, वो भी नहीं पता। ठीक है, इतना तक छोड़ देते हैं।
मजेदार बात, डायरेक्ट लेबर भी इस बार सवाल में नहीं पता, बट कुछ इन्फ्रेंस दिया है कि डायरेक्ट लेबर इतना है इसका, ठीक है, बात करेंगे उस बारे में भी, उस बारे में भी बात करेंगे। ब्रैकेट में लिख देते हैं, हाफ मतलब 50% ऑफ आरएम कंज्यूम। अच्छा लगा ये बात? मतलब अगर आरएम कंज्यूम 100 है तो ये 50 है, अगर आरएम कंज्यूम 100 है तो ये 50 है। सही बोला? कोई डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं था, इनका टोटल कम्स टू प्राइम कॉस्ट। ना रॉ मटेरियल कंज्यूम पता, ना डायरेक्ट लेबर पता, तो एज इट इज इस बात को छोड़ देंगे। एक बेंच पीछे चला जा, आराम से बैठ पाएगा। एक बेंच पीछे चला जा और यहां से देख भी पाएगा। प्राइम कॉस्ट तैयार है क्या सब? इसके बाद बताओ आइटम, बहुत सारे आइटम है, क्या बोलो तो? फैक्ट्री ओवरहेड में देख लेना, अगर कुछ ज्यादा था तो फैक्ट्री ओवरहेड में ना डैश दे देके इनर कॉलम में लिखते रहना क्या क्या आइटम है। बताओ पहले फैक्ट्री ओवरहेड में पहला आइटम लाइन से। अच्छा, इस सब सवाल में टिक करते रहना जो जो यूज कर लिए डेटा, रॉ मटेरियल वाले डेटा को यूज कर लिए। पहला आइटम अब यूज कर रहे हैं कौन सा? कंज्यूमेबल स्टोर्स एंड स्पेयर्स ऑफ फैक्ट्री, 3.5 लाख कंज्यूमेबल्स एंड स्पेयर्स। कितना रुपया था? 3.5 लाख। इनर कॉलम में लिख देंगे 3.5 कंज्यूमेबल्स एंड स्पेयर्स। परफेक्ट। अगला आइटम बोलो कौन सा आएगा? वेरी गुड, लीज रेंट ऑफ प्रोडक्शन एसेट, डाल दो उसको भी, लीज रेंट ऑफ प्रोडक्शन एसेट्स। कितना है? और कुछ? और कुछ नहीं, कंप्लीट। ये दोनों आइटम का टोटल हो गया 5.5 लाख, और इनका टोटल हम क्या बोलते हैं? ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट या फैक्ट्री, ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट या फैक्ट्री। दो खर्चा आया, ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट या फैक्ट्री। करेक्ट एवरीबॉडी? ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट से क्या एडजस्ट करते हैं? ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। ओपनिंग स्टॉक कितना? ओपनिंग स्टॉक 2 लाख, क्लोजिंग स्टॉक 5 लाख, 2 लाख लेस 5 लाख, क्या आता है? नेट फैक्ट्री कॉस्ट। नहीं पता, ऐसे ही अपने आप से बात करते रहिएगा, नहीं पता। बगल वाला बेवकूफ समझेगा, घर वाला भी बेवकूफ समझेगा घर पे, बट उपाय नहीं है, तुम हो, मतलब घर वालों के लिए। बोलो डन है? नेट फैक्ट्री कॉस्ट तक। इसके बाद बोलो क्या आइटम आता है? सर बहुत सारा आता है, बहुत सारा, एक एक करके ध्यान से। एडमिन ओवरहेड ऑफ प्रोडक्शन नेचर नहीं है सवाल में, बहुत बार हिंट दिया। 1 नंबर ये हिंट, नंबर 2 हिंट, नंबर 3 हिंट। 3 बार आप लोग को आभास करवा रहा है भाई, ले मत लेना, नीचे लिखना है उसको, ठीक है? नहीं लिखेंगे। आओ, नेट फैक्ट्री कॉस्ट के बाद तब फिर क्या लिखेंगे? और वेरी गुड, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। भले ही वो नहीं है, दूसरा खर्चा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। और एक क्या खर्चा है बोलो? हाँ, क्वालिटी टेस्ट या क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट कॉस्ट। दोनों खर्चा 2.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख और 2 लाख। करेक्ट एवरीबॉडी? कोई प्राइमरी पैकिंग है क्या? बच गए, सेकेंडरी पैकिंग था, प्राइमरी पैकिंग सम्स में नहीं है तो नहीं करेंगे। और एक आइटम सेल ऑफ स्क्रैप है क्या? हाँ वो है, वो इधर डेटा में है, वो इधर डेटा में है। सेल ऑफ डिफेक्टिव आउटपुट विच रियलाइजेस 61 पर यूनिट, तो आओ लेस क्या? सेल ऑफ स्क्रैप। कैसे निकालेंगे सर? 1 लाख यूनिट का 4% 61 रुपीज करके पर यूनिट।
रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, लेस सेल ऑफ स्क्रैप। बहुत स्लो आदित्य, बहुत स्लो, मतलब काफी दिन से देख रहा हूं। ऐसे करने से नहीं होगा, थोड़ा जल्दी चलना होगा। इतना सुंदर सजा के कोई लाभ नहीं है, कॉपी सजाना नहीं है, दिमाग में डालना है। बोलो सेल ऑफ स्क्रैप कितना आया? 2,44,000। ये लेस होगा, ये लेस होगा, क्या आ जाएगा? सीओपी। सीओपी जो कि अगेन नहीं पता, हमेशा ऐसी बात करोगे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं पता। सर और भी आइटम्स आता था बट उसका इंफॉर्मेशन नहीं है, नहीं लिखेंगे। जैसे पैकिंग कॉस्ट, ऑफिस एंड एडमिन ऑफ प्रोडक्शन नेचर नहीं था। अब बताओ क्या ऐड करते हैं इधर? ओपनिंग स्टॉक ऑफ एफजी लिखेंगे ताकि ध्यान रहे कि वो जीरो है। एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ एफजी जीरो, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफजी जिसका यूनिट्स बताया। बोलो तो कितना? तब मेरे को तो पहले ये जानना है ये कितना यूनिट्स था, ये जानना है मेरे को ये कितना यूनिट्स था। ऐसे ही ब्रैकेट में लिखवा रहा हूं 1,00,000 की 96। 96 क्यों हुआ? 4,000 जो खराब था वो ठीक किए कि उसको बेच दिए? तो ये जो अच्छा गुड प्रोडक्शन है, कंप्लीटेड यूनिट्स है, वो सिर्फ और सिर्फ 96,000 यूनिट। और ओपनिंग स्टॉक में कोई माल नहीं था, 0 यूनिट्स। ओपनिंग स्टॉक में कोई माल नहीं था। क्यों बताया सर आपने ये बात? क्योंकि अगेन मेरे को क्या नहीं पता, अगेन मेरे को क्या नहीं पता। सीओपी तो मैं क्या नहीं निकाल सकता? फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन, ठीक है। बट अंत में जाके मेरे को अब जो बात पता था वो दिया है। क्या? COGS कितना वैल्यू बताओ, वैल्यू बताओ, वैल्यू 78,26,000 बस। 78,26,000 दिया था क्या ये डेटा? 78,26,000 क्या वो यहां पुट कर देंगे? मेरा आपसे सवाल, ये कितने यूनिट्स का खर्चा है? ये समझ पा रहे हो? 91,000 क्या पक्का? अरे ये तो वो जो अपने निकालते थे ना एक इक्वेशन से, क्या इक्वेशन जानते हो बोलो तो? ओपनिंग स्टॉक प्लस कंप्लीटेड यूनिट्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स इज सोल्ड यूनिट्स। उसको यूज करके निकाल सकते हो। नहीं तो मैंने वो जो ग्रीन में ब्रैकेट में लिखता हूं ना, वहां से भी आ सकता है। मेरे को मालूम है आप लोग का दुनिया ग्रीन नहीं है, तो इसलिए उससे मत देखो। आप क्या करो, एक क्या बना लो, वर्किंग नोट, और उसमें क्या निकाल लो? बोलो सोल्ड यूनिट्स। क्या निकालो? सोल्ड यूनिट्स। तो नीचे जाके 2-3 लाइन छोड़ के बेटर क्या है, क्या निकालना? कैलकुलेशन ऑफ सोल्ड यूनिट्स। बताओ सोल्ड यूनिट्स कितना आया? 91,000। बच्चे बोल रहे हैं 91,000। 96,000 माल बना, कुछ घर पे नहीं था पहले से, 0। 5,000 पड़ा है, मतलब 91 बिका है। ये तो नॉर्मल बनिया हिसाब। 91,000 बिका है। क्या होगा सर इससे? फायदा क्या होगा? अब देखो क्या फायदा होगा, मेरा बात ध्यान से सुनना। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स क्या सीओपी पे वैल्यू होगा? और क्या कोई ओपनिंग स्टॉक था? तो मैं बोलूं जो माल बिका उसका भी खर्चा सीओपी के बेसिस पे है। नहीं समझ में आया सर? वापस से बोल रहा हूं, देखना यहां ध्यान से सबको। ये अगर 96 का खर्चा है तो आप प्रपोर्शनेटली 5,000 का निकालते हो अगर सीओपी पे बेस्ड है तो। इतना 96 के लिए, तो 5 के लिए कितना? अच्छा जो 5 के लिए आएगा, रिमेनिंग 91 का वही खर्चा ये है क्या? यानी 91 का जो खर्चा है वो प्रपोर्शनेटली है। तो अगेन यानी अगर 91,000 यूनिट बेचने का इतना खर्चा लगा, तो 96,000 बनाने का कितना खर्चा लगा नहीं बता सकते। कैसे बताओगे? बताओ। अगर ये 91 के लिए तो 96 के लिए कितना? सर ये काम क्यों कर पा रहे हैं? रीजन एक ही है ये काम करने का, ओपनिंग स्टॉक नहीं है। ओपनिंग स्टॉक होता तो सर तब तो ये तरीका ही काम नहीं करता, तब पक्का और एक फिगर देता सवाल, तब उपाय ही नहीं है। तब आप मत बोलना तब क्या करते सर अगर ओपनिंग स्टॉक होता तो, तब आपको मेथड ऑफ वैल्यूएशन बताना पड़ता। हाँ अगेन अगर मेथड ऑफ वैल्यूएशन सीओपी पे है तो वापस से अपने कैसे करते सर सवाल को, कोई ना कोई एक डेटा और आपको सवाल दे देता। अगर सीओपी पे रेट पे है तो आपको बता देता फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन कितना।
वरना आप सवाल करना आपके लिए इजी नहीं होता। बोलो डन है ना बात? बताओ एवरीबॉडी, यहां पे 91 के लिए अगर 78 टू 26, तो क्या 96 के लिए कितना और 5000 के लिए कितना निकाल सकते हो सारे बच्चे? प्लीज निकाल लो, दोनों में से एक भी फिगर निकालोगे काम हो जाएगा। कैसे निकाला सर ये बात? दिखा दो उसको, दिखा दो उसको, यह वाला फिगर या फिर ये वाला फिगर, दोनों में से कोई भी एक फिगर निकाल दो। मैं ऊपर वाला ही निकाल रहा हूं, सीओपी वाला। 7826 फॉर 91,000, तो 96,000 के लिए कितना? करेक्ट एवरीबॉडी? अगर ये खर्चा 91 के लिए है तो 96 के लिए कितना? निकालो कितना आया? 82,56,000। अब आप चाहो तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू बैलेंसिंग फिगर निकाल लो, जैसे भी निकालना है निकाल लो। 5000 के लिए कितना? बताओ स्टॉक में कितना पड़ा है? क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू 8256 माइनस 7826, उससे भी आ जाएगा 4,30,000। 4,30,000 स्टॉक वैल्यूएशन आ गया क्या? अब देखो इसके बाद नीचे भी जाना है और ऊपर भी जाना है। पहले क्या करूं बताओ? पहले ऊपर चले, चलो ऊपर चलते हैं। ऊपर चलने के लिए सीओपी तक आ गया अपने पास। करेक्ट एवरीबॉडी? यहां पे सब लोग रेडी है सीओपी तक? सीओपी में बताओ रिवर्स कैलकुलेशन करोगे इन तीन का और नेटवर्क कॉस्ट तक जा सकते हो। सीओपी में ये लेस हुआ है और ये दोनों एडेड है, तो उल्टा जाएंगे तो क्या करेंगे? जो लेस हुआ है उसको एड बैक करेंगे और जो ऐड हुआ है उसको लेस करेंगे। उल्टा जाना है ना, रिवर्स कैलकुलेशन, बुद्धि लगाओ। तो ऐड करो 242 और लेस करो 2 लाख और 2.5 लाख, दोनों लेस करो ताकि नेटवर्क कॉस्ट आ सके। रिवर्स कैलकुलेशन, रिवर्स कैलकुलेशन 82,56,000 से एड बैक करो सेल ऑफ स्क्रैप और लेस करो बाकी दोनों खर्चा ताकि नेटवर्क कॉस्ट तक पहुंच सको। क्या सबका नेटवर्क कॉस्ट आ गया? तो बताएंगे 80,50,000। चेक करो एवरीबॉडी, 80,50,000। 8256 में ऐड कर दो 2,44,000, लेस कर दो 2 लाख और 2,50,000। रिवर्स कैलकुलेशन 80,50,000। अगेन क्या करेंगे? 5 लाख लेस किया हुआ है, 2 लाख ऐड किया हुआ है, तो ऐड 5 लाख लेस 2 लाख, तो बताओ कितना आया? 83,50,000। ग्रॉस आ गया क्या? इसमें अगेन 550 ऐड किया हुआ है, हटा दो, तो प्राइम कॉस्ट बताओ 78। अल्लाह, इसके ऊपर अब दो फिगर नहीं पता, क्या कर सकते हो सवाल? बहुत तरीके हैं सवाल करने के, बहुत तरीके। बेस्ट तरीका सुनना, एक्स भी नहीं, अगर ये 100% है तो ये 50% ऑफ आरएम है। अगर ये 100 है तो ये 50 है। 100 और 50 जोड़ के कितना? मान लो 100 रुपया रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है, एक्स लिए तो मैं 100 पकड़ रहा हूं। अगर वो 100 है तो रॉ मटेरियल 100 है, तो वेजेस, तो प्राइम कॉस्ट 150 है। यानी ऐसे लिखूं, प्राइम कॉस्ट इज 150% ऑफ आरएम कंज्यूम्ड। अच्छा लगा ये बात? अच्छा लगा ये बात? अगर वो 100 है, ये 50 है, तो ये 150 है। अकाउंट्स वाला तरीका रे जो अविनाश सर कराते हैं। आप एक्स लेके करो, मेरे को उसमें दिक्कत नहीं है। एक्स लिया मैंने, 100 ले लिया, आपने एक्स लिया, मैंने बोला 100 लेके कर लो। अगर वो 100 है, ये 50 है, तो ये 150 है। तो अगर ये 150 है तो मतलब 100 कितना था नहीं निकाल सकते, डिवाइडेड बाई 150 करके। बताओ 78 लाख डिवाइडेड बाई 150। आप वही किए, 1.5x से डिवाइड किया। आपने क्या किया? 1.5x से डिवाइड किया। मैं तो बोल रहा हूं वो भी मत करो, सिंपली 150 से डिवाइड कर दो परसेंट। कितना आया बताओ? 5 लाख नहीं, 52 लाख 60, बस एग्जैक्ट 52 लाख। कैसे आया? 78 लाख डिवाइडेड बाई 150%। करो, डिवाइडेड बाई 150%, कितना आया? 52 लाख। मतलब अगर 52 लाख क्या है? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, तो प्राइम कॉस्ट 78 लाख है। हाँ सर, 50% और, ऐसे बोलो ना सिंपली, क्या 50% और? बताओ 50% जोड़ो इसका, 52 का 50% बोलो 26। चेक कर लो, पक्का 52 और 26 78 होना चाहिए। हो रहा है? सही किए, मतलब सही किए, मैथमेटिक्स सही घुमाए अपने। आगे पीछे बैठ जाना, आराम से बैठ पाएगा। थोड़ा देख, 4th रो में 2 ही जन,
बोलो, क्या 52 लाख समझ में आया? कैसे आया सबको ही? सर नहीं आया तो एक काम करो, वर्किंग नोट लिखो। क्या लिखोगे पता है? लेट दी रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड बी एक्स, तो डायरेक्ट वेजेस विल बी 0.5x, तो प्राइम कॉस्ट विल बी x प्लस 0.5 यानी 1.5x इज इक्वल्स टू 78 लैक्स। तो x इज इक्वल्स टू 78 लैक्स बाई 1.5। मैंने भी पहले वही किया, 150% मतलब 1.5, तो तुम्हारा 52 लैक्स आ जाता। फिर तुम सारा वैल्यूज निकाल। बट ये भी तरीका है ना, 150 तो ये 150, इसके लिए वर्किंग नोट नहीं बनाना होगा, ब्रैकेट में दिखाने से हो जाएगा 150% ऑफ आर। लॉजिक जा रहा है माथे में? बोलो, यही कर तरीका है, बिना वर्किंग नोट बनाए मतलब ब्रैकेट में लिखना, जैसे अभी लिखा कि 100 ये तो ये 50 तो ये 150, ये भी करोगे चलेगा। वही तो कर रहे हैं हम भी, तो वही किए 1:5 के रेशियो में, मतलब वो 1.5, एक ही सब तरीका सेम है। बोलो डन है क्या बात? अच्छा 52 आया, अभी पीछे और जाना है यार, परचेजेज बैलेंसिंग फिगर निकालना है। 52 में 292 लेस किया हुआ है, 242 जोड़ा हुआ है, तो उल्टा काम करेंगे, एड बैक 292 लेस 242, तो मतलब 52,50,000। क्या आ गया परचेजेस का फिगर? ये मांगा था पार्ट 1 में, बट वो भी बनाने के लिए क्या लगा? कॉस्ट शीट। अब उसको सिर्फ अलग से क्या दिखा देंगे नीचे, पार्ट 1 वैल्यू ऑफ क्या, रॉ मटेरियल परचेज इज इक्वल टू इतना, खत्म, नंबर फुल। सर हम नहीं भी लिखे चलेगा, चलेगा, बट सिंस वो अलग से इज्जत दिया उस बात को पॉइंट 1 में, तो अपने भी उसको पॉइंट 1 लिख के दिखा देंगे। वैल्यू ऑफ मटेरियल परचेज्ड इज इक्वल्स टू 52,50,000 एज कैलकुलेटेड अबव। क्या डन है ना बात? क्या मिसिंग फिगर वैल्यू सवाल अच्छा लग रहा है? अगेन ऐसा सवाल किया हुआ है, बट और अच्छा, एक और लेवल अप चले गए, कारण इसमें अच्छा था वो स्टॉक का वैल्यू निकालना, कैसे प्रोडक्शन के लिए आया। क्या ऊपर तक का ज्ञान क्लियर है? और तो और ये वाला डेटा भी लास्ट में 150 150। अब इसको करने के और कई तरीके थे कि अगर ये x ये 0.5x तो टोटल x प्लस 0.5 दिया हुआ है 78, तो x निकाल, कई तरीका। बोलो डन है? नीचे चले, नीचे कंप्लीट नहीं किए अभी तक, COGS तक किए थे, नीचे चले, बताओ नीचे का काम, COGS का काम। बोलो इसके बाद एक तो पहले ये भूले ना, तो मैं पहले तो यही लिखूंगा, क्या पता है, ऑफिस एंड एडमिन ऑफ जनरल नेचर, दिया हुआ था सवाल साफ साफ, कितना है बोलो तो 2,20,000। कोई जरूरी नहीं है क्रोनोलॉजिकली लिखना, क्योंकि इसके बाद एक और चीज था, सेकेंडरी पैकिंग कॉस्ट था। क्या सेकेंडरी पैकेजिंग या पैकिंग कॉस्ट, कितना करके है पैकिंग कॉस्ट बोलो तो? ओ माय गॉड, 4 पर यूनिट कि 2 पर यूनिट? अच्छा 2 पर यूनिट है तो कितना यूनिट से इंटू करेंगे? 91, जितना माल बिका उतना, इसीलिए ये सब मेहनत काम आएगा जो अपने लिखे हैं। 2 इंटू 91, जो माल बिका उस पे सेकेंडरी पैकिंग हुआ। बताओ 2 इंटू 91 कितना हो गया? 182। डन एवरीबॉडी? 1,82,000। सेकेंडरी पैकिंग का भी खर्चा लिख लिया, और कुछ बचा क्या? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन अलग से 4,13,000, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स 4,13,000 कंप्लीट। ये तीनों ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये तीनों ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स। 3 खर्चा और बचा था, लिख लिए, खत्म काम, ओवर, ओवर, गेम इज ओवर। 78, 26, 240, 224, 182 और 4,13,000 को ऐड कर, हाँ 45,000, 86,45,000। क्या प्रॉफिट बताया कि सेल्स बताया? सवाल में सेल्स बता दिया, सवाल में सेल्स बता दिया। कितना सेल्स बताया सर? बोला 110 पे बिक रहा है, तो 91,000 इंटू 110, 91,000 इंटू 110 कितना है? 1 करोड़, 1 करोड़ 10,000, ऐसे परफेक्ट एवरीबॉडी? 1 करोड़ 10,000, तो प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर 13,65,000, 13,65,000।
दोनों वैल्यू आ गया, काम खत्म। गुड सम्स ऑन न्यू कॉस्ट शीट, एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन अगेन। हाँ यूनिट में खेला, बस मेन बात वही था। पर ठीक है सर, ये सब अब हम लोग क्रैक कर पाएंगे, चिंता मत कीजिए, ठीक। चिंता तो हम लेंगे ही नहीं, धीरे धीरे पढ़ोगे सम्स। अच्छा, हवा से नहीं आएगा कि बिना किए हम सोच लेंगे ऐसे होगा इस सवाल में। पहले स्टार्ट तो देना ही होगा। जब तक वहां तक पहुंचेंगे नहीं और अपने आप से बात नहीं करेंगे, ये तो पता ही नहीं, जैसे हम बोला था ना बीच बीच में, ये तो पता ही नहीं क्या करें। जैसे ही नीचे जाएंगे पता लगने लगेगा, अच्छा अब ये काम करना। वरना कभी नहीं समझ में आएगा, रट के नहीं जा सकते कि इस टाइप के सम्स में ऐसे करना पड़ता है। नो, यू नीड टू स्टार्ट दी सम्स टू गेट दी सॉल्यूशन। डन है एवरीबॉडी? मेरे को भी नहीं पता था ऐसे करना होगा, कि ऐसे जाना होगा, फिर ये करना होगा, वो तो करते करते दिखता ही रह गया। मिसिंग फिगर्स प्रॉब्लम्स या ज्वाइनिंग द डॉट्स। ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू होगा तब फिर कुछ ना कुछ बताएगा कि जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है वो वैल्यू कैसे किया गया है। फिर बोल देगा कि सीओपी रेट और ओपनिंग का रेट सेम था, तो मिल ही गया काम। या फिर बोल देगा फीफो मेथड है, तो सीओपी का जो मेथड ऑफ वैल्यूएशन है वही मेथड ऑफ वैल्यूएशन किसका है, से किसका, क्लोजिंग स्टॉक का। तो प्रपोर्शनेट एक्स में लिखेंगे, फिर सबका टोटल सीओजीएस हो गया, फिर वो एक्स निकलेगा। मतलब वेरी टफ मैथमेटिक्स, उतना टफ तुमसे एक्सपेक्ट नहीं करता है वो। ऑल्दो तुमको मैथ्स आता है फाउंडेशन से, ऑल्दो, ठीक है, बट वो एक्सपेक्ट नहीं करता है कि इतना कर पाएगा ये लोग। ना ना, छोड़ दो, ऐसे ही छोड़ दो, इजी देगा, इजी, चिंता मत। ये टफेस्ट ऑफ दी ऑल था, मतलब जो अपने किए उसमें ये सबसे टफ था। ये सच में मैं बता रहा हूं, मतलब ये जो सम्स का सम्स लेवल है ना, इसको सबसे हाईएस्ट लेवल। और तो कुछ किए भी नहीं, खत्म, चैप्टर खत्म होने वाला है आज, 2 सम्स और। कौन सा? वो पता है वो इससे ज्यादा क्यों टफ था, क्योंकि वो इससे पहले कर लिए। मार्जिनल यूटिलिटी पढ़े हो बचपन में? एक तो पहला ग्लास पानी पीने में ना जो तृप्ति मिलता है वही 5वें ग्लास में नहीं मिलेगा, करेक्ट? ये बस वही बात है। वो पहले कर लिए, बाद में कर लिए, तो अब इस टाइप का सम्स किया हुआ था, इसलिए ये इजी लग रहा है। ये वही बात हो गया, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। तो उसके बाद जब वो बाल बाल तो उसके बाद जब आता है ना ए फॉर कुछ और, तो पता है एक ऐसा दिखता है, ए के लिए टेंशन नहीं है, बट फर्स्ट टाइम ए फॉर एप्पल सीखना भी डिफिकल्ट लगता है। वो बस शुरुआत वाली बात है। अब पूरा चैप्टर आप देखोगे अगेन तो आपको लगेगा ऐसा कुछ था नहीं, लोड लेने का बात नहीं है। 10 नंबर का चैप्टर है भाई, मजाक थोड़ी है। सीधा 10 नंबर एक आना ही आना है, 2 का ए या 2 का भी, पता है अपने को, एकदम फिक्स क्वेश्चन। मन करेगा अभी ये चैप्टर करने के बाद कि एग्जाम बैठा, अभी बैठा मैं वाले में ये वाला सम्स करता। एग्जैक्टली मैं अभी आपको जो नेक्स्ट डे अपने जब इसका क्या करेंगे समरी, मैं क्या करूंगा आपके आगे, एक टर्म का पेपर पटक दूंगा। एक आरटीपी जो अभी आया है मई 22 जस्ट आया, तो वो तो मेरे बुक में नहीं होगा, तो उसमें जो सम्स आया वो दिखाऊंगा कि चलो मेरे आगे अभी करके दिखाओ तुम लोग। तो टेस्ट हो गया वो आपका एक शॉट, कि 15 मिनट दिया, देखते हैं कौन कौन ये सवाल कर पाता। तो वो सामने सामने करवा लूंगा। कब बताओ? सोमवार या मंगलवार, 2 में से एक दिन में रिवीजन प्लस प्रैक्टिस ऑफ व्हाट, कॉस्ट शीट। क्या डन है ना बात? आपको पूरा संडे कल बैठ के 1 घंटा, हाईएस्ट कितना बोला, 1 घंटा, पर देखोगे तो नोट्स तो कुछ मिलेगा नहीं कि क्या ही लिखवाया है ये आदमी। पूरा एक बार जहां जहां वो छोटा 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 पैकेज में नोट है वो सब पढ़ के 1-2 सम्स प्रैक्टिस कर लेना, ताकि मंडे को जब आओ तो दिमाग खुला रहे कि इस आदमी के साथ पढ़ के अपने को कंप्लीट करना है। क्या डन है? वैसे मैं भी रिवीजन करवाऊंगा उस समरी नोट से। आपको डे बिफोर एग्जाम बुक लाना है नेक्स्ट डे, डन है? वो वाला बुक लाओगे और बाकी सम्स मैं स्क्रीन पे दिखाता रहूंगा या आपको बोलता रहूंगा मोबाइल में खोल लो, ये वाला पेपर है, आप उसको बनाना स्टार्ट करोगे, डन है? एक शॉर्ट टेस्ट हो जाएगा। आगे बढ़ सकते हैं एवरीबॉडी। मंडे या फिर ट्यूसडे, क्योंकि एक दिन क्लास रखेंगे, कारण मंडे ट्यूसडे में भी इन लोग का बीकॉम का एग्जाम है तुम लोग का, तो मंडे या ट्यूसडे में एक दिन और ऐसे 11:30 बजे बुला लेंगे। एक दिन बुला लेंगे, मंडे बुला लेंगे, ट्यूसडे छुट्टी दे देंगे और वेडनेसडे से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे बजट, कारण वेडनेसडे से इन लोग का बीकॉम नहीं है। तो तरीके से तुम लोग के लिए सोच के रखे हैं ऑलरेडी, डन है बात आप लोगों को? चलो स्टार्ट करते। ये सवाल होता है कंप्लीट। ये क्वेश्चन नंबर आओ 16 16 में आएंगे सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 16 एवरीबडी।
क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ना स्टार्ट करेंगे, पेज नंबर 10। 17 पे खतरा है, लोग देख चुके हैं पहले से ही। सर 30 एडजस्टमेंट है, एक ही सवाल में 30 एडजस्टमेंट है, ध्यान दिए थे? एक्स 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 तक चला गया, ट्रिपल एक्स। ए तुम लोग कुछ बकवास नहीं। नंबर 10, 17 पे खतरा है, पहले ही बोले। नंबर 16, मेटलिक लिमिटेड, सीओपी तक जाना है, कैलकुलेट सीओपी, सीओपी तक जाना है, डेटा भी सारा सीओपी तक का ही दिया हुआ। न्यू की ओल्ड, न्यू कैसे पता चला? वो क्वालिटी टेस्ट और रिसर्च डेवलपमेंट हलाना फलाना दे दिया ना। एक एक करके आइटम पूछे आपसे, कौन सा कहां जाना चाहिए पूछे, बस अब तो वही डिसाइड करना है। बगल में एग्जाम हॉल में भी क्या करोगे, लिख दोगे ये फैक्ट्री ओवरहेड में लिखना है कि कहां लिखना है। चले, रिपेयर एंड मेंटेनेंस पेड फॉर प्लांट एंड मशीनरी कहां जाना चाहिए, बोलिए? फैक्ट्री ओवरहेड। इंश्योरेंस प्रीमियम, आराम से पढ़ते हैं पहले। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर, क्या लिखा हुआ है? इन्वेंट्रीज। अगेन इन्वेंट्रीज तो कई रकम के होते हैं, क्या क्या इन्वेंट्रीज होते हैं बताओ तो? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इन्वेंट्रीज, बोलो? रॉ मटेरियल्स, और बोलो फिनिश गुड्स, और बोलो, बट ये स्पेसिफाई नहीं किया कौन सा इंश्योरेंस। आज अगर यही लिख देता ना, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर रॉ मटेरियल, तब अपने उसको ऊपर परचेजेज एंड कॉस्ट रिलेटेड टू इट में ऐड करते कि नहीं करते? बट यहां स्पेसिफाई नहीं किया, सिर्फ इन्वेंट्री लिखा, तो इन्वेंट्री होलसम हो गया। तो सारा इन्वेंट्री अल्टीमेटली कहां पड़ा है? फैक्ट्री में। तो इस खर्चे को कहां लिखना चाहिए? फैक्ट्री ओवरहेड में। क्या बोलो, डन है ना बात? क्योंकि ऐसे तो तब फिर तो कहीं कुछ नहीं लिख पाओगे, बट इसको क्या मानेंगे? ऑल इन्वेंट्रीज का, सारे इन्वेंट्रीज का इंश्योरेंस करवा के रखे हैं, तो वो सारा इन्वेंट्री अल्टीमेटली कहां पड़ा है? फिनिश गुड्स भी, रॉ मटेरियल भी, और WIP भी। अच्छा, सेग्रीगेशन दे देता तब तो हम कर ही देता कि वो ऊपर लिखो इसको थोड़ा। अल्टीमेटली सारा खर्चा आना कहां चाहिए? बोलो फैक्ट्री में, फैक्ट्री कॉस्ट। तो इसको क्या मान लेंगे? बोलो बोलो, फैक्ट्री ओवरहेड। तो इन्वेंट्री का जितना भी इंश्योरेंस प्रीमियम लगा उसको क्या मान लेंगे? फैक्ट्री ओवरहेड। और कोई उपाय नहीं बचा मेरे पास। क्यों डायरेक्ट एक्सपेंस? अगेन डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं हो सकता, कारण तुम बताओ, इंश्योरेंस प्रीमियम जो तुम पे कर रहे हो, दिस इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन। ये क्या है? ऊपरा ऊपरी खर्चा है। हाउ कैन यू से कि ये डायरेक्ट है? डायरेक्ट कैसे होता है कोई चीज, बताओ? जब तुम उस प्रोडक्शन में डायरेक्टली रिलेटेड है, तो डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन है ही नहीं, ऊपरा ऊपरी खर्चा। इंश्योरेंस करवा भी सकते हैं, नहीं डायरेक्ट खर्चा तो कंपलसरी इन नेचर होता है। डन। नेक्स्ट बताओ, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर प्लांट एंड, अगेन वही चीज, ये भी एक एसेट है जिसका इंश्योरेंस करवाए हैं, तो क्या होगा? ये भी फैक्ट्री ओवरहेड। आगे बताओ, रॉ मटेरियल परचेज, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्या ये RM कंज्यूम निकालने में मदद करेगा? वेजेस पेड, अच्छा कुछ आउटस्टैंडिंग वेजेस है क्या कहीं? तो मतलब यही पेड है, यही अक्रूड है, डायरेक्ट एक्सपेंस। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ ओपनिंग WIP, क्लोजिंग WIP, तो ये तो अपने जानते हैं ना, ग्रॉस से नेट जाने में काम आएगा। ठीक है, इसके बाद बताओ, क्वालिटी कंट्रोल ऐड कर देंगे, रिसर्च ऐड कर देंगे। एडमिन इस बार बताया क्या कोई प्रोडक्शन नेचर का है? बोला? कौन सा बोला? ये 9 लाख। बाकी जो अदर बोला, मतलब वो क्या है बताओ? सेलिंग नेचर। अब इतना तो तुम लोग होशियार हो कि अगर एक फैक्ट्री बोल दिया तो दूसरा वाला क्या है? जनरल या सेलिंग नेचर। तो आधा ऊपर लिखना है, आधा नीचे लिखना है। क्या लॉजिकल लगा ये वाला बात? ठीक। नेक्स्ट बात, अमाउंट रियलाइज्ड बाय व्हाट? सेलिंग स्क्रैप जनरेटेड ड्यूरिंग व्हाट? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो ये क्या हो जाएगा? सेल ऑफ स्क्रैप। ग्रॉस से नेट नहीं, ये न्यू वाला है, तो COP में ऊपर क्या करेंगे? वही सेल ऑफ स्क्रैप। क्या इस बार अमाउंट निकाल के ही दे दिया तुमको? हाँ, तुमको लोचा ही नहीं है कुछ। अगला आइटम बोलो, पैकिंग कॉस्ट, अंडरलाइन दी वर्ड, नेसेसरी टू प्रिजर्व द गुड्स फॉर फर्दर।
क्या नहीं लग रहा है ये कौन सा टाइप ऑफ पैकिंग है? सेकेंडरी की प्राइमरी लिखवाया आपको नोट्स में। प्राइमरी पैकिंग का मीनिंग ही यही होता है, मतलब क्या, इसके बिना ये बिकने योग्य नहीं है, याद आ रहा है, नेसेसरी। तो ये कौन सा पैकिंग कॉस्ट है? प्राइमरी। तो ये ऊपर आना चाहिए सीओपी पे, करेक्ट। एक और खर्चा है सैलरी पेड टू डायरेक्टर, जो कि टेक्निकल आदमी है। टेक्निकल मतलब प्रोडक्शन से रिलेटेड, टेक्निकल मतलब प्रोडक्शन से रिलेटेड। तो बताओ ये एडमिन एंड ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन हो गया, तो इसको कहां लिखेंगे? ऊपर, सीओपी का पार्ट। ये भी क्या हो गया? अब इंस्टीट्यूट क्या किया, ध्यान से सुनना, प्लीज सुन लेना। आईसीआई की किताब में भी ये सवाल है। वो एक काम किया है, अजम्पशन नीचे लिखा हो रहता, तक ये लिखा है अज्यूमिंग। क्या अज्यूम किया मालूम? ये 8,90,000 ऑलरेडी इस 9 लाख में इंक्लूडेड है। वो ये अज्यूम किया है कि ये 8,90,000 ऑलरेडी ये 9 लाख में, 9 लाख क्या था बोलो? फैक्ट्री ओवरहेड ऑफ व्हाट? फैक्ट्री का क्या? एडमिन का खर्चा, यानी कि ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन बोल रहा है। और नीचे और एक खर्चा है, क्या? ऑफिस से रिलेटेड का खर्चा, और वो भी कौन सा? प्रोडक्शन नेचर। तो मान रहे हैं ये 9 लाख में क्या इंक्लूडेड है? 8,90,000। बट क्या ये सपना आएगा अपने को? नहीं। अपने जब भी सेग्रीगेटेड डेटा देता है, अपने तो उसको अलोन मानते हैं। ऐसे इससे पिछले वाले सम्स में सेलिंग में तो अलग से डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा था कि नहीं? सेलिंग एंड, और एक ऊपर और पैकिंग कॉस्ट था। क्या हम ये बोले कि पैकिंग कॉस्ट ऑलरेडी वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में इंक्लूडेड है? नहीं ना, वो किया है बाकी सवाल में। सिर्फ एक लौता ये सवाल है जो आईसीआई अपने बुक में ये काम करता है। तो सर आईसीआई ये काम करता है, हमें भी करना होगा? जरूरी नहीं है, हर चीज जरूरी नहीं है। देखो इस चीज से तो वही बात हो गया, तुम खुद ही डिबेट कर रहे हो। आईसीआई एक सम्स में कुछ कर रहा है, एक सम्स में कुछ कर रहा है। इसलिए आईसीआई इस सम्स में लिखा नीचे कि हमने इसके लिए क्या किया है, नोट दे दिया कि हम मान रहे हैं कि ये टेक्निकल खर्चा ऊपर ऑलरेडी 9 लाख में। अगर कोई इसको अलग से लिखता है तो उसको हम गलत नहीं करेंगे। और पता है आपको बुक का भी कॉरिंजेंडम आता है। व्हाट डू यू मीन बाय कॉरिंजेंडम? पता है, मैंने आपको पहले भी बोला, मैथ्स की किताब में भी बहुत गलतियां होती है। चेंजेस कुछ होता है या कुछ गलती होता है तो वो लोग ठीक करता है। हम लोग जैसे लोग ही उनको मेल करते हैं कि भैया ये आपका बुक में एक गलत है, इसको ठीक कर लो। कई बार ठीक कर देता है वो भी, नहीं तो बोर्ड ऑफ स्टडी अगर सुन नहीं रहा है तो नहीं करेगा ठीक। बट अपने एग्जाम हॉल में गलत करके नहीं आएंगे, कारण वो अपने सजेस्टेड आंसर में ठीक पटक सकता है। और नहीं भी पटके तो ये तो क्या है, दो सेट ऑफ अजम्पशन है। तो हम तो जब तक नहीं बोलेगा, हम अब इस सम्स में नहीं बोलेगा कि यही सेम सम्स आएगा तो इसको मान लेना ऊपर है। ये सब काम प्लीज मेरे से मत एक्सपेक्ट कीजिएगा, क्योंकि हम 99 सम्स में एक काम करवा रहे हैं और एक सम्स में बोलेगा नया काम करो, पॉसिबल नहीं है। देयर इज नो लॉजिक टू डू दैट। तो हम इसको क्या मानेंगे बोलो? अलग से खर्चा। यानी हम क्या दिखाएंगे बोलो ऊपर? एक तो ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड कितना? 9 लाख प्रोडक्शन नेचर का। और एक और क्या दिखाएंगे? डायरेक्टर का क्या सैलरी कितना? 8,90,000। क्या दिक्कत है सर? कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, हम ऐसा भी करके आएंगे। तो उससे तो आंसर चेंज हो जाएगा। अरे हाँ, तो 2 ऑल्टरनेटिव हमेशा रहता है, कोई दिक्कत नहीं। बोलो डन है ना बात? अच्छा आपके मन में डाउट आता भी नहीं? आप तो क्या करते हैं, अलग से लिखते कि नहीं लिखते? बस, तो अल्टीमेटली वही काम करना है। मैंने ये क्यों बोला? आप लोग ही घर जाके जब भी अगर इंस्टीट्यूट का बुक फॉलो करोगे, आपको ये दिखने को मिलेगा और आप मेरा गंज करोगे। पहले से मैंने गंज कर दिया आपको कि आप मेरे को करो, उससे पहले मैंने बोल दिया कि अब तुम आ नहीं सकते मेरे पास। मेरे को मालूम है इंस्टीट्यूट क्या किया अपने किताब में, बट हम वो काम करवाएंगे नहीं। बट हम तुमको बता देते हैं वो क्या किए। क्या डन है बात आप लोगों को? स्टार्ट करें अब अपने सब? बोलो। नहीं मान सकते क्योंकि ब्रैकेट में टेक्निकल लिखा। टेक्निकल आदमी रिलेटेड टू क्या होता है? प्रोडक्शन। यस, तुम अगर डायरेक्टर का सैलरी जनरल नेचर का मान सकता था, अगर यहां क्या लिखता मालूम? डायरेक्टर कौन है? जनरल। ब्रैकेट में क्या लिखता? डायरेक्टर जनरल है। बट ये कौन सा डायरेक्टर है? ये मुकेश अंबानी नहीं है। डायरेक्टर है बट वो मुकेश अंबानी नहीं है। वो कौन है जो मेन सच में जो बुद्धि लगा रहा है क्या करने में? प्रोडक्शन कैसे होगा? कैसे पता चला सर? वर्ड टेक्निकल वर्ड्स। हाँ, नहीं तो तुम नीचे मानो ऊपर मानो, कोई दिक्कत नहीं। फिर वही बात हो गया, अगर कुछ नहीं बोलता तो सर हम ऊपर ले कि नीचे ले, वो तो अजम्पशन। पर हम यहां पे क्या मानेंगे इसको? बोलो फैक्ट्री का मतलब रिलेटेड टू प्रोडक्शन। क्या स्टार्ट कर लोगे अब सवाल? पूरे सम्स में कुछ नहीं करना है इस बार, तो मिसिंग फिगर भी नहीं है, सिर्फ जगह पे ठीक से लिखना है सारा आइटम, पूरा राइट लिखोगे। हाँ, एक फॉर्मेट प्रैक्टिस हो जाएगा इस सवाल का। आईसीआई के किताब में सेम सम्स विद फिगर है, वहीं से मैंने कॉपी पेस्ट किया है। और मजेदार बात, पहले ये करो आप, फिर बात करते हैं। क्या हुआ, तुम लोगों को डर क्यों लगता है मेरे बात से इतना? मेहनत
वो वर्ड बोल देता। यही देखो, ओए ये क्या खोला मैंने, ध्यान दिया? ये क्या है? आईसीआई का साइट में क्या लिखा हुआ है? रिवीजन टेस्ट पेपर जो अभी आया ना मई 23 का, जस्ट 10 दिन पहले आया है। इसके कॉस्ट शीट के सवाल में चलते हैं। ये देखो, मोतीलाल कर दिया उसको। मैं क्या, एज इट इज है क्या? फिगर्स चेंज है ना? ना फिगर्स चेंज है। सेम है, सेम है ना? यही सवाल है। अलग से सैलरी का वो भी दिया है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा। रॉ मटेरियल कंज्यूम, वेजेस, उसके बाद देखो वो तीनों, रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा, क्वालिटी कंट्रोल, ओपनिंग, ये लोग ऐसे ही कोई भी फॉर्मेट में किया, एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन। नीचे देखो नोट, क्या लिखा है यहाँ पे? क्या? अदर डज नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसलिए उसको नीचे लिखा है, हम भी वही करते हैं। और नीचे क्या लिखा है? सैलरी पेड टू इज एन क्या? एडमिन कॉस्ट, तो वो ऊपर है। नीचे लिखे मतलब सर अरे सम्स में सीओपी मांगा था, तो क्या सैलरी पेड टू वो जो अदर्स था वो तुमको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड तो सम्स में दिखाना नहीं था ना, इसीलिए वो क्या लिखा है नोट में कि हमने क्यों नहीं उसको कंसीडर किया। ये भगवान, तुम लोग को समझ में आया हम क्या बोले? अपने जो ये अदर्स है क्या लिखेंगे सम्स में? क्यों नहीं लिखेंगे? सम्स सीओपी तक बनाना है, सम्स कहां तक बनाना है, इसीलिए बोल रहा है कि हमने ये अदर्स वाला खर्चा को इंक्लूड नहीं किया, कारण वो सेलिंग का खर्चा। और यही लिखा कि ये डायरेक्टर का खर्चा मैं मान रहा हूं वो ऑलरेडी 9 लाख में इंक्लूडेड। उनका तरीका है, अपने ये काम नहीं करेंगे, अपने अलग से ऐड कर देंगे। क्या डन है? आप लोग पूरा सीओपी तक जा सकते हो क्या? मेरे ख्याल से कई बच्चे अभी तक कर चुके हैं। पहला आइटम बोलो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ आरएम कितना? 2,88,000। एड परचेजेज, कितना है परचेजेज? 64 lakhs। लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ आरएम कितना है? क्लोजिंग स्टॉक कितना है? ये एडजस्ट करके रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल कंज्यूम सब पहुंच गए? ए भगवान, रॉ मटेरियल कंज्यूम बोलो। 62,42,000 आरएम कंज्यूम। आरएम कंज्यूम के बाद डायरेक्ट वेजेस कितना? 2320। टोटल इज प्राइम कॉस्ट कितना? 8560। यहां तक सबका हो गया तो बोलो प्राइम कॉस्ट तक सब पहुंच गए ना? ऑनलाइन लाइव लाइव इजी। इसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड में काफी आइटम्स थे, डैश दे देके। पहला क्या था? रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। और क्या था? इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर इन्वेंट्रीज। और क्या था बोलो? इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर प्लांट एंड मशीनरी। ये तीनों अमाउंट इनर कॉलम में लिखेंगे और उनका टोटल कर देंगे। ये तीनों अमाउंट इनर कॉलम में लिखेंगे और उनका टोटल कर देंगे। ये तीनों अमाउंट टोटल कॉलम में लिखेंगे, इनर कॉलम में, और टोटल कर देंगे। 11,02,500। चेक करो आया सबका? मैं वेट करूंगा, नहीं आया मैं रुका हुआ हूं। फैक्ट्री ओवरहेड का तीनों का टोटल आ गया क्या? ये चेक करो। इनका टोटल हम बुलाते हैं ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। 96,64,500। देखो चेक करो सबको। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट तक टैली किया? नहीं किया तो पूछ सकते हैं। कई के माथे में त्रिशूल बन रहा है तो मतलब नहीं किया। मैम मैच नहीं किया? ओ मैम मैच नहीं किया, कुछ गड़बड़? कोई बात नहीं, एग्जाम में ना हो बस ये शुक्र मनाइएगा। ये काम एग्जाम में ना करे अपने। यही सब चीज एग्जाम में भी लगता है, बता दे, ध्यान से उतारिए। डन। ग्रॉस के बाद बोलो एड व्हाट?
ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी लेस व्हाट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी। ओपनिंग कितना 4 लाख, 6,02,100। तो नेट वर्क्स कॉस्ट आया 94, वेरी गुड 98, 68। चेक करो एवरीबॉडी, यहां तक मैच नहीं आया मैं से पूछ सकते हो सर नहीं आया बताइए। नेटवर्क्स कॉस्ट के बाद काफी आइटम्स आएगा, बस ये लास्ट है, इसके बाद और कुछ नहीं करना। एक क्या रिसर्च डेवलपमेंट है क्या सवाल है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोलो कितना है 92,600। अच्छा क्वालिटी वॉलिटी है क्या? क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट कितना 80। और क्या कोई ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन है क्या? है कितना 9 लाख। अच्छा जब ये लिखेंगे तुरंत बगल में लिख देते हैं वो डायरेक्टर का क्या सैलरी, मान के कि वो टेक्निकल वाला यानी प्रोडक्शन था, अलग से लिख रहे हैं उसको। बस आईसीआई यही काम नहीं किया, आईसीआई नीचे नोट दे दिया कि हमने ये 8,10,000 मान लिया, 8,90,000 कि वो 9 लाख में इंक्लूडेड है, हम अलग से लिख देंगे। हम नहीं मान रहे तो सर हमें अजम्पशन लिखना होगा, नहीं लिखना होगा। तुमको नहीं पता ये बात कि कब लिखना है कब नहीं लिखना है, हमेशा लिखना ही है ना बात। इसके बाद और कोई प्राइमरी पैकिंग था क्या पहली बार सवाल में? प्राइमरी पैकिंग है क्या? पैकिंग डन नेसेसरीली जो था बताओ कितना था वो 10,200। प्राइमरी पैकिंग याद है, विदाउट विच द प्रोडक्ट कैन नॉट बी सोल्ड, नेसेसरी टू डू सो। प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट लिख लिया आपने। और कुछ सेल और स्क्रैप है क्या? तो वो लेस हो जाएगा, स्क्रैप सेल हाँ 9,200 लेस हो जाएगा। ये करने के बाद क्या सीओपी आ जाएगा? अच्छा सम सीओपी तक ही जाने बोला, नहीं तो इसके बाद एक और खर्चा दिया हुआ था, क्या बोलो तो अदर। तो इसके लिए नोट बनाओगे, इसके लिए तो नोट बनाना होगा कि क्यों आपने एक खर्चा जो ऊपर दिया था नहीं लिया। तो क्या लिखोगे नोट में बोलो? वी हैव नॉट इंक्लूडेड व्हाट बोलो ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड ऑफ अदर्स, मतलब वही अदर ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड ब्रैकेट में सिंस इट इज अज्यूम टू बी ऑफ जनरल नेचर, तो नॉट अ पार्ट ऑफ सीओपी, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सीओपी। लिखोगे नोट other office and admin overheads is general in nature, therefore not a part of COP. Other office and admin overhead is general in nature, therefore not a part of COP. बस ये नोट जरूरी है, इस पे नंबर है आपका भी कि क्यों आपने कोई खर्चा जो ऊपर दिया था वो नहीं लिया। उन्होंने सिंस डायरेक्टर वाले को भी नहीं लिया तो उसके लिए भी नोट लिखा कि हम मान रहे हैं कि डायरेक्टर का खर्चा ऑलरेडी 9 लाख में इंक्लूडेड। अरे हम नहीं मान रहे, हम नॉर्मल लिख रहे हैं वापस। तो अपने और उनके आंसर में यही 8,90,000 का फर्क आएगा, कोई दिक्कत। बताओ सीओपी कितना आया? 1,14,38,000। एक बार इससे 8,90,000 हटाओ तो, एक बार इससे 8,90,000 हटाओ तो, ये देखो 1,05,48,000 उनका आंसर, क्योंकि उन्होंने डायरेक्टर का खर्चा ऑलरेडी इंक्लूडेड मान। ठीक है हम नहीं मानेंगे। डन है एवरीबॉडी? ये आया अपना आंसर, इजी था, बहुत आसान सर। अब तो क्या ही बचा। हाँ कर रहे हैं एक एक करके। इतना हो गया तो बोलो आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 लिखो इसको। आफ्टर नहीं लेबर चैप्टर,
आफ्टर क्या, लेबर चैप्टर। एक बार लेबर चैप्टर सीख लोगे, फिर अपने वापस इस चैप्टर में आके इस सम्स को करेंगे। तो इस सम से रिलेटेड आपको अभी कुछ बातें हैं जो मेरे को नहीं बतानी है, और क्योंकि इसमें लेबर रिलेटेड कॉस्ट काफी ज्यादा है, तो इसको थोड़ा लेबर सीखना पड़ेगा, तब अपने आके इसको कर सकते हैं। तो एक सम्स रह गया, उसके बाद कुछ बचा है क्या? और बचा है, सिर्फ एक सवाल बचा है, 17। आज इसको कंप्लीट करके इस चैप्टर को स्वाहा, ठीक है, तूली लगा देंगे, एकदम तूली। चलो, क्वेश्चन नंबर 17 में ना बहुत सारे आइटम्स हैं। पहले तो एक रीडिंग मारो, और किस किस आइटम को किस हेड में लिखना चाहिए वो आप ब्रैकेट में लिखते चलो पेंसिल से अपने बुक में। जो नहीं आया समझ में वो 30 आइटम में, वो अपने बात कर लेंगे। एक बार आप अपना रीडिंग करो, गिविंग यू 10 मिनट्स टाइम टू वंस अंडरस्टैंड कि कौन सा आइटम कहां लिखना चाहिए। गिविंग यू 10 मिनट्स ऑफ टाइम। या डोंट यूज फोन, यहां पे ध्यान देंगे, फोन मत मचकाइए। और दिख गया आपको फोन मेरा? हाँ, ब्लैक कलर का कवर। क्वेश्चन नंबर 17 में बस ब्रैकेट में लिखते चलो, लिखते चलो कि क्या है, इसका सर नहीं पता, बाकी जिसका जिसका पता है हम लिख ले रहे हैं कि ये इस कॉस्ट में आएगा या इससे रिलेटेड बात है। जो भी ऐ बातचीत नहीं, सब एक दूसरे को बताएगा नहीं, उसको बोलने दे, वो करने दे, नहीं तो अपना बुक निकाल। हाँ तो तुम निकाल वो, हम बोले थे लेके आना है नेक्स्ट, अब से डेली लाना है, हमको ये सब काम नहीं चाहिए, कभी नहीं सीख पाएगा। सारे बच्चे इस सवाल को एक बार अपने एंड से करेंगे, मतलब सिर्फ बगल में लिखेंगे, बस बस उतना ही करेंगे, हम ज्यादा मेहनत नहीं कर रहे। ये मास्टर प्रॉब्लम है, इससे क्या ना, वो सारे जो वो छुटर मुटर पॉइंट्स जो सब जगह चितर बितर थे, वो कवर्ड हो जा रहे। सर एग्जाम में आएगा? कभी नहीं आएगा, मतलब एग्जाम में 30 एडजस्टमेंट नहीं आएगा, इसमें से 10 दे देगा, 12 दे देगा, तो एक प्रैक्टिस मास्टर प्रॉब्लम है ये। 30 एडजस्टमेंट थोड़ी देगा, पगला वगला जाएगा क्या? पूरा सम्स में यही सम्स करके आएंगे फिर, एक सम्स। और वो जो ईशान लास्ट में बोलता है ना, मस्त गया एकदम, एग्जाम मस्त गया बोलेंगे, एक सम्स करेंगे झकास। ये तो बोल तो रहे हैं इम्पॉसिबल है आज टू बी आज, बट हाँ इसमें जितने एडजस्टमेंट है उसमें से 15 दे देगा, 12 दे देगा, और बोलेगा सम्स बनो। मेरे ख्याल से काफी लोग 30 के बगल में काफी चीज लिख चुके हैं। लिखा? 14 तक पहुंच, बस लिखना है बगल में कि ये इधर एडजस्ट होगा, इसको इधर एडजस्ट करेंगे, इसको इधर एडजस्ट। बातचीत नहीं है, लास्ट बेंच अपना अपना प्लीज, उसको समझा और रहा है, ये देख इधर नहीं इधर लिख, अपना अपना प्लीज, लास्ट में डिस्कस करेंगे। कॉपी झांको उसका, बट उसको बताओ मत वो सही है कि गलत, क्योंकि हो सकता है तुम गलत हो। अपने से पहले बगल वाला का देख रहे हैं, ठीक लिख रहा है तो उसको, नहीं तो हम समझा देंगे। मेरे पेट में लात मत मारो ए, हम समझाएगा उसको, तुम अपना बना। यस, ऑनलाइन लाइव, लाइव वीडियो। गुड क्वेश्चन, अर्णव इंस्पत उद्योग लिमिटेड।
इधर से नहीं घुस सकता है। नीचे। কি হলো হলো কি? হলো 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 হবে না, এরকম চলবে না। सिर्फ एडजस्टमेंट है रे, बेकार बेकार चिंदी। सर ये तो हम बनाने वाले तो है नहीं, आप जितना भी उम्मीद कर लो हमसे। अच्छा ठीक है रुको, दिल का बात बोल दिया सर आज। पढ़ो तो सर ये पीस एडजस्टमेंट सबके बगल में कि भैया ये कहाँ एडजस्ट होना चाहिए, अगर लिख चुके हो तो बताएंगे। डन, रुके अभी और, ठीक है 2 मिनट और दिया। अरे नील, डोंट टॉक टू नील, दोनों का नाम नील नील है। जल्दी। तैयार? फिर 1 मिनट, जल्दी करो। हम एक एक से पूछेंगे, एक एक, ठीक है? रेडी है? रेडी। कहां से चालू करें? अच्छा वहां से चालू करें, तुमसे ही चालू करते हैं। आसान हो गया भाई पहला वाला। चलो सीरियल नंबर 1, सीरियल नंबर 1, बातचीत नहीं सब कोई, ठीक है? सब सुनेंगे अब यहां पे। हो गया एक बार, कुछ 20-30 तो कर लिए। 30 तो टोटल ही है सर, क्या 20-30? ठीक है बाबू बताएगा। रॉ मटेरियल परचेस कहां एडजस्ट करते हो? रॉ मटेरियल कंज्यूम में, क्या सही बोल रहा है वो? ठीक है, रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालने के लिए काम आएगा। जीएसटी पेड ऑन दी अबव एट द रेट 18%, एलिजिबल फॉर, अंडरलाइन दी वर्ड, एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट। सर ये सब हमें नहीं आता सर, जीएसटी फीएसटी नहीं पढ़ाया गया एग्जैक्टली। सिंस अभी तक आप लोग इनडायरेक्ट टैक्स को छुए नहीं हो, तो आपको आइडिया नहीं है इस सब बात के बारे में कि क्या बोलना चाह रहा है। मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं, सिर्फ सुनना मेरा बात। आप जब कोई रेस्टोरेंट में खाने खाना जाते हो, आप कभी कोई पेट्रोल पंप में बिल बनवाते हो या पेट्रोल भरवाते हो और उसका बिल लेते हो, या आप कहीं भी कोई आइटम खरीदते हो और उसका बिल लेते हो, आप देखते होंगे उन लोग ऐड करता है जीएसटी, करता है ना, 2 पार्ट में डिवाइड करके, सीजीएसटी, एसजीएसटी, 9% या 2.5% एज दी केस में भी। जैसे कई बच्चे जो हमारे से भी कोर्स खरीदे उनको भी सीजीएसटी और एसजीएसटी देखने मिला, जो ऑनलाइन लाइव कर रहे हैं, जो बाहर से कर रहे हैं, उनको आईजीएसटी लगा। अल्टीमेटली लगता उतना ही है, वो तो पता चलता है कि किस गवर्नमेंट को जाएगा, वो बात बोलता है सेंट्रल को जाएगा कि स्टेट को जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं, अपने लिए कॉस्ट है। जब भी मैं आप लोग को कुछ माल सेल करता हूं, मैं उस पे गवर्नमेंट को क्या देता हूं? टैक्स, जीएसटी। बट मैं क्यों दूं? मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्यों दूं? मैं तो बच्चों से वसूल करके दूंगा। मैं बोला हाँ, गवर्नमेंट भी बोला हाँ तुम वसूल करके दे भाई, इसलिए गवर्नमेंट भी बोलता है क्या, रेस्टोरेंट्स को, हम लोग को, कि तुम ऐड कर अपने बिल पे क्या, जीएसटी। बट सर आप तो जीएसटी चार्ज नहीं किए। मैंने तो किया,
मैं तुमको बताता नहीं हूं कि इसमें जीएसटी कितना है, बट ऑलरेडी इसमें इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी बोल के हम तुमको बेचते हैं। जब तुम इसका बिल देखोगे तो तुम इसका बिल अगर ध्यान से देखो तो नेट अमाउंट अगर तुमको 40,000 दिख रहा है तो तुम ऊपर जाओगे ना तो ग्रॉस वैल्यू कुछ और है। मतलब हमारे आर्ट में कट के वैल्यू आता है, वो जो हमने तुमको अगर 9,000 का कॉस्ट बेचा है तो उस कॉस्ट में ऑलरेडी क्या है, 9,000 में जीएसटी इंक्लूडेड है। और वहीं कई लोग क्या करते हैं, 9,000 प्लस अलग से क्या करके देंगे जीएसटी। एक ही बात है, कर तो जीएसटी का काम रहे हैं। अब बात करते हैं होता क्या। इनपुट का मतलब क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय इनपुट, एनीबॉडी? इनपुट मतलब सिर्फ इनपुट का मतलब जो माल आता है, एक तरफ माल जाता है आउटपुट, और एक इनपुट क्या होता है जो माल। सोचो हमारे लिए भी ये जो बुक आपको मिला है, क्या हम खुद प्रिंटिंग हाउस खोल के बैठे हैं कि प्रिंटिंग करवाते होंगे? करवाते होंगे। ये जो आपको ऐप मिल रहा है जिसमें इंक्रिप्टेड वीडियोस आप देख रहे हो, घर पे बैकअप कर रहे हो, वो भी हम किसी से करवाते होंगे, करेक्ट? ये सब काम जो हम सामने से परचेज करते हैं, क्या इस पे भी वो पर्टिकुलर आदमी मेरे से जीएसटी चार्ज करता है? बिल्कुल करता है। वो अपना रिस्पेक्टिव जितना जीएसटी होता है ऐड करके हमको बिल दे देता है। गवर्नमेंट क्या बोलता है कि आज अगर वो बिल में 5% जीएसटी जोड़ के तुमको दे रहा है, तुम वापस कंज्यूमर को उस वैल्यू पे अगर 18% जोड़ोगे, नहीं लगता अल्टीमेटली तुम्हारे ऊपर, द एंड कंज्यूमर के ऊपर बर्डन ज्यादा आ जाएगा प्राइस का? क्यों बताओ? क्योंकि वो भी जीएसटी लग रहा है, फिर उस पर वापस जीएसटी लग रहा है। तो गवर्नमेंट बोलता है रिलैक्सेशन देंगे। रुको, क्या रिलैक्सेशन देंगे? अगर तुम एक रजिस्टर्ड डीलर हो, मतलब हम जैसा आदमी जो कि जीएसटी नंबर बोर्ड लगा के रखा है, और तुम जब माल परचेज करते हो और तुम्हारे में कोई जीएसटी तुम पे कोई चार्ज किया है, तो तुम जब आउटपुट जीएसटी दो, यानी जब तुम स्टूडेंट्स का जीएसटी हमको पे करो, अगर तुम्हारा ऑलरेडी बिल पे, उस महीने के बिल पे कोई जीएसटी पे किया हुआ है, उतना जीएसटी मत देना। तो मेरे दिमाग में क्या आता है मालूम, कि मेरा बुक का कॉस्ट नेट नेट क्या पड़ा, ग्रॉस ऑफ जीएसटी की नेट ऑफ जीएसटी? बोलो, मेरा बात समझे। मैं बुक खरीदा प्रिंटिंग हाउस से, मेरा 200 रुपया प्लस जीएसटी वो चार्ज किया, बट मेरे दिमाग में पता है क्या दिखता है? 200 ही लगा। मेरे को क्या दिमाग में दिखता है मालूम? 200 ही लगा। क्यों पता है? क्योंकि वो जो 5% का जीएसटी 200 रुपए में आया, से फॉर एग्जाम्पल 10 रुपया, मेरे को मालूम है वो 10 रुपया मेरे को गवर्नमेंट को देना नहीं है। उल्टा जो मेरे तुम्हारे फीस से सपोज उनको 200 रुपया पकड़ा रहा हूं, उसमें मैं 200 नहीं पकड़ाऊंगा। क्या पकड़ाऊंगा? 190। मैं क्या दिखाऊंगा उसको कि देखो 10 रुपए का जीएसटी मैंने ऑलरेडी इस फलाना आदमी को पे कर दिया, इसी बुक के प्रति जो इस बुक को खरीदा। तुमने इस बुक को मेरे से लिया, उस बुक में मैंने 200 का जीएसटी तुमसे लिया, बट मैं गवर्नमेंट को 200 नहीं देता। मैं कितना देता हूं? 190। क्यों दिया 190? 10 रुपया ऑलरेडी क्या किया, मैंने पे कर चुका हूं, मैं पे कर चुका हूं। तो सर ये तो कॉस्ट कम हो गया आपका। एग्जैक्टली मेरे लिए कॉस्ट क्या पड़ा? कम। क्योंकि इस वजह से ही मैं तुमसे ज्यादा चार्ज नहीं करूंगा। नहीं तो वो जीएसटी जो वो मेरे से चार्ज कर रहा है उस पर भी जीएसटी। और ऐसे क्या होता है, इंडिया में क्या है ना, वेरियस लेयर से माल आते हैं। आप B2B B2C सुने हो? B2B बिजनेस ना बहुत बड़ा है इंडिया का, कारण डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट कंज्यूमर हैंड में नहीं आता। पहले मैन्युफैक्चरर से कोई डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर से डीलर के पास जाता है, यानी दलाल के पास जाता है, दलाल उसको कोई पर्टिकुलर ट्रेडर को बेचता है, ट्रेडर उसको पर्टिकुलर वापस से अगर उसका रीमैन्युफैक्चरिंग होना है, जैसे गुड्स का अगर कुछ वापस कटिंग होना है तो एक और B2B को बेचता है। फिर लास्ट में वो किस पे पास जाता है बोलो? रिटेलर के पास। और रिटेलर से किसको मिलता है? कंज्यूमर। आज अगर इस लाइन में जीएसटी 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 जोड़ते रहे हर बार, क्या एंड कंज्यूमर के लिए कॉस्ट बहुत ज्यादा आएगा? तो इसीलिए इनडायरेक्ट टैक्स का कंसेप्ट ही ये आया कि आप जो एंड कंज्यूमर को जीएसटी चार्ज करोगे, उसमें अगर आपका प्रीवियस कितना भी जीएसटी पे किया हुआ है वो आप एडजस्ट कर सकते हो, यानी आपका वो खर्चा नहीं माना जाएगा। इस बारे में आप और कब सीखोगे? पूरा इनडायरेक्ट टैक्स इसी के ऊपर है। तो मैं तो अभी एक बार हिंट दिया ताकि आपको ये बात समझ में आए। अब अगर ये बात समझ में आया तो व्हाट डू मीन बाय इनपुट क्रेडिट इज एलिजिबल, मतलब क्या? कि मैं एक ऐसा डीलर हूं कि जब मैं सेल्स करता हूं तो जो भी जीएसटी कॉस्ट लगता है उसमें मैं इतने अमाउंट का रिबेट ले लूंगा, मैं इतना का जीएसटी पे नहीं करूंगा। तो मतलब क्या ये मेरा कॉस्ट का पार्ट बनेगा कि कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा? बताओ। मेरे लिए कॉस्ट का पार्ट नहीं है। क्यों नहीं है? कारण ये मेरे खर्चे में नहीं आएगा, ये मेरे लिए खर्चा नहीं है, कॉस्ट में नहीं आएगा। एक मिनट, अकाउंट्स में लिखोगे? अकाउंट्स लिखेगा रे, अकाउंट सब कुछ लिखता है, वो तो नेट करके लास्ट में बोल देगा कि नेट प्रॉफिट क्या है। मेरे को तो अभी कॉस्ट शीट बनाना है जिसपे मेरे को पता है ये खर्चा मेरे जेब से
नहीं जाने वाला है। कारण ये दिए तो है, बट जब वापस वसूलेंगे और जब सेल्स पे दे रहे होंगे तो इतना खर्चा मेरा बच जाएगा। ये भी एक तरीके से क्या हुआ, रिडक्शन ऑफ कॉस्ट। या तो अगर अच्छा ऊपर में अगर ऑलरेडी ये वाला खर्चा इंक्लूडेड होता तो इस खर्चे को क्या करते, लेस। बट अभी बोल रहा है ये ऊपर इंक्लूडेड नहीं है, अलग से ऐड करना बचा था, तो बोला ऐड करके आया, बट क्या हम इसको खर्चे में दिखाएंगे अपने, नहीं। यानी एक इनवॉइस आया मेरे पास 10 लाख प्लस 1,80,000 टोटल, मैंने उसको पे कितना किया मेरे परचेजर को, बोलो 11 लाख, बोलो 10 करोड़, सॉरी 11 करोड़ 80 लाख मैंने उसको पे किया, पे 11 करोड़ 80 लाख दिया है। बट क्या मैं इसके बुक्स में क्या लिखूंगा, मेरे कॉस्ट शीट में कितना लिखूंगा, 10 लाख। क्यों लिखूंगा 10 करोड़, सॉरी क्यों लिखूंगा 10 करोड़, क्योंकि वो मेरे कॉस्ट में आएगा ही नहीं, वो मेरा खर्चा लगा ही नहीं, वो तो मैं बचा लूंगा। कैसे बचा लूंगा सर, जब मैं सेल्स करूंगा और जब मैं उसका आउटपुट देने वाला हूंगा तब मैं ये 1 करोड़ 80 लाख को क्लेम कर लूंगा। इसलिए तो लिखा हुआ है वर्ड एलिजिबल फॉर क्या, बोलो। अच्छा अब 1 मिनट, आज अगर वही मैं एक रजिस्टर्ड डीलर नहीं होता, बट मेरा प्रिंटिंग हाउस एक रजिस्टर्ड डीलर है, मतलब मेरा प्रिंटिंग हाउस एक काम करता है और वो जीएसटी नंबर लिया हुआ है। नवीन क्लासेस अभी तक छोटा वेंचर है, वो अभी तक अपना क्या नहीं लिया, जीएसटी नंबर नहीं लिया। क्या अब जो मेरे पास बिल आएगा मेरे लिए वो कॉस्ट में आएगा कि नहीं आएगा? जैसे आपके लिए, क्या आप जब रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो या तेल भराने जाते हो गाड़ी का, आपका जो टैक्स लगता है क्या वो आपके लिए कॉस्ट ही है? जब आप स्विगी से मंगाते हो जो गवर्नमेंट टैक्स लगता है आपके लिए कॉस्ट है कि नहीं? आप जब अमेजोन से कोई मोबाइल मंगाते हो तो आपको जो वो टैक्स चार्ज करता है वो आपके लिए खर्चा है। आप मानते हो ना कि नेट मेरा तो साला फोन का जो टैक्स लगा वो भी आपका खर्चा है? हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए क्यों नहीं है? हम सारा बिल किस नाम से बनवा लेते हैं, नवीन क्लासेस। बोलते हैं नवीन क्लासेस के लिए फोन, ये रहा फोन, मेरा फोन। हम ये फोन क्या बोल के लिए, नवीन क्लासेस का काम के लिए लिए भाई, नवीन क्लासेस का काम के लिए लिए, तो इस वजह से मैं इसको क्या चार्ज कर लूंगा, इसका क्या ले लूंगा, बोलो ना, जीएसटी। अब मैं क्या बोलता हूं, यही घर में पूछता है कितना पड़ा भाई इसका, मैं क्या बताऊंगा उसको नेट ऑफ जीएसटी करके कि मेरा 50,000 ही पड़ा घर पे, भले ही ये फोन कितने का था, 60,000 का था। क्यों भैया? 10,000 मैंने क्या ले लिया, इनपुट क्रेडिट, क्योंकि मेरा आउटपुट था तुम्हारे टाइम पे, तुम्हारे टाइम में इतना आउटपुट आया, तो हमको तो उसको कहीं ना कहीं एडजस्ट करना है। गवर्नमेंट को पूरा पैसा तो देंगे नहीं, तो सर जिस दिन आउटपुट नहीं आएगा तो वो इनपुट भी नहीं मिलेगा। तो इनपुट मिलेगा तभी जब आउटपुट सामने खड़ा है, और आउटपुट खड़ा कब रहेगा, जब हम ये क्या रहे, रजिस्टर्ड डीलर। अगर मेरा भी जीएसटी नंबर है, सामने वाले का भी जीएसटी नंबर है, तो ये काम होगा। और हमको ये बोलना होगा मेरा पर्पस बिजनेस था लेने का। अब सर बाद में आया और पकड़ा गया तो आपने तो ड्राइंग्स किया, ये तो अकाउंट्स के हिसाब से कंजर्वेटिज्म ये सब फॉलो नहीं किया आपने, भाड़ में जाओ। जिस दिन आएगा तब बात करेंगे, उसको कैसे 2% में घुमाना है वो हमको आता है, कि कैसे उसको लपेटना है और उसको ब्राइब करके निकलवा देना है। यही तो तुम्हारा काम होगा बे सीए पगला, तुमको तो टैक्स चोरी, क्यों बोलूं ये बात, सेविंग प्लानिंग करना है, प्लानिंग, चोरी नहीं करना है, प्लानिंग। अब वो प्लानिंग को तुमको जो फलाना वर्ड देना है दो, हमको नहीं मतलब है। बचाना तो है ही पैसा अल्टीमेटली, नहीं तो पूरा पैसा गवर्नमेंट ही ले जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा? आपको मालूम है 18% का जीएसटी, 30% का इनकम टैक्स, ये पूरा मिला के ग्रॉस मेरे हाथ में 50 बचेगा, उसमें मेरा खर्चा। तो कोई आदमी वही बोलता है ना, जो एक ये देखे थे शिवाजी द बॉस में, वह मेरा मालिक का पैसा है, हम कैसे बोलते उनको कि आप गवर्नमेंट को दो? तो वो उसको समझाता और है कि ये पैसे से देखो तुम्हारे घर में रोशनी आएगा, ये आएगा। बोला भाड़ में जा भाई रोशनी, अभी पहले अपना जेब का तो पैसा बचा है, गवर्नमेंट का पैसा कहाँ डाल रहा है हमको क्या मालूम। तो ये जो मतलब मेंटेलिटी है ना, ये सबके एक इंडियन गवर्नमेंट में रहता ही है दिमाग में कि इंडिया में लोग टैक्स का चोरी कर रहे हैं। बट वो लोग भी छोड़ना, ये 2-5 करोड़ रुपया के लिए माथा नहीं लगाता है, वो लोग वो बड़ा पार्टी को पकड़ता है तो 200-500 करोड़ के लिए गेम खेल रहा है। तो हम लोग जैसा लोग तक जब तक आएगा तब का तब देखेंगे, हम गायब हो चुके होंगे तब तक, या इस सब बुक्स को ठीक कर चुके होंगे। टेंशन क्यों लेते हो, बोलो। अब हम ये पूरा फोन तुम लोग का लिया है, जीएसटी तो दूर का बात है, पैसा कहां से आया? ये फोन क्या मेरे जेब से लगा कि तेरे जेब से लगा? तुम ये समझ लेना, या जो भी चल रहा है तेरा पैसा का है, सब तेरे पैसे का है और कुछ नहीं। अब वो तेरे पैसे का प्रपोर्शनेट का खर्चा है यार, सब तो तुम लोग से ही कमा रहे हैं और किससे ले रहे हैं? 8,000 का 8,000 यहाँ चूस रहे हैं, चिंता क्यों कर रहा है? बोलो डन है क्या बात आप लोगों?
आओ, लगना चाहिए, अपना मालिकाना हक समझो इस जगह को, ठीक है। आ जाओ। हाँ बोला ऐसे पाओ, अब से पाओ ऊपर करके बैठेंगे। बोलो क्या जीएसटी कॉस्ट को लेना है कि नहीं लेना है? तो इस कॉस्ट को नहीं लेना है, कब लेंगे? अगर यहां क्या लिखा हुआ रहता, नॉट एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स। सर इस बात को लिखवा देंगे क्या? बिल्कुल नोट में लिखवा देंगे, बट अभी तक यहां तक क्लियर है बात, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। वैसे ये बात आपके लिए बहुत नॉर्मल हो जाएगा कब? जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ लोगे, तब तो आपके लिए ये सब चिंदी, ये क्या सब सर सिखाए थे उस दिन, ठीक है। नेक्स्ट बताओ क्या है? हाँ फ्रेट इनवर्ड, बोलो किसका पार्ट बनेगा? फ्रेट इनवर्ड किसका पार्ट बनेगा? रॉ मटेरियल कंज्यूम। नेक्स्ट बोलो वेजेस पेड टू फैक्ट्री, बोलो वेजेस पेड टू फैक्ट्री वर्कर्स। डायरेक्ट कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल, वेजेस है तो डायरेक्ट मटेरियल। और बोलो डायरेक्ट वेजेस क्या? कंट्रीब्यूशन मेड टूवर्ड्स इंप्लॉइज पीएफ एंड ईएसआईएस। ये सब क्या होता है मालूम? और भी खर्चा जो प्रोविडेंट फंड में, म्यूचुअल फंड, सॉरी आपका पेंशन फंड में, या फिर इंश्योरेंस स्टेट प्लान। ये क्या है पता है? इंप्लॉय का इंश्योरेंस का स्टेट प्लान लेके रखे, इंश्योरेंस के लिए कोई इंश्योरेंस, इंप्लॉय के लिए कोई इंश्योरेंस करवा के रखे, तो ये भी क्या कंपनी का खर्चा है? हाँ, तो ये भी एक क्या हो गया? डायरेक्ट वेजेस। ये दोनों इंक्लूड हो जाएगा। यही मैं बोला लेबर कॉस्ट जब पढ़ लेंगे और इजी हो जाएगा। नेक्स्ट आइटम बोलो क्या है? नेक्स्ट आइटम क्या है? प्रोडक्शन बोनस पेड टू अगेन कौन? फैक्ट्री वर्कर। बोनस भी देते हैं तो ये भी क्या है? डायरेक्ट वेजेस। अलग से देते हैं ना कभी कभी बोनस, कि एक्स्ट्रा काम कर लिया भाई, ले और पैसा पकड़। नेक्स्ट रॉयल्टी पेड फॉर प्रोडक्शन, वेरी गुड, डायरेक्ट एक्सपेंस। अगला आइटम पावर फ्यूल, डायरेक्ट एक्सपेंस है। अमाउंट पेड फॉर परचेज ऑफ मोल्ड्स एंड पैटर्न, जिसका लाइफ लिखा है 2 years, वेरी गुड। इसका आधा करेंगे, क्यों बोलो तो? इसका आधा क्यों करोगे? कहां गया? सॉरी इसका नहीं, नीचे वाले का। इसका आधा क्यों करोगे? 2 साल में अमोटाइज करना है, तो हाफ इस साल हाफ आने वाला साल। या तो डेप्रिसिएशन रिलेटेड टू मोल्ड्स एंड पैटर्न्स लिखवाया था स्क्विड गेम, तो इसका आधा आएगा किसमें? डायरेक्ट एक्सपेंस में, आधा। नेक्स्ट बताओ जॉब चार्जेस पेड टू जॉब वर्कर्स, बोले थे डायरेक्ट एक्सपेंस। बट स्टोर स्पेयर्स कंज्यूम्ड क्या है मेरे लिए? फैक्ट्री ओवर। उसके बाद एक एक करके नाम करेंगे। डेप्रिसिएशन दिया है काफी चीजों का, किसको कहां लिखेंगे बताएंगे। डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग, बोलो ऑफिस बिल्डिंग, ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड, प्लांट एंड मशीनरी, डिलीवरी वैन्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। हर एक का डेप्रिसिएशन अपने अपने रिस्पेक्टिव ओवरहेड जगह में चले जाएगा। सही लिखे थे सब कोई? चलो नेक्स्ट, सैलरी पेड टू सुपरवाइजर। याद करो कहां होता है सुपरवाइजर? फैक्ट्री में, जो चेक करता है काम ठीक से हो रहा है कि नहीं, फैक्ट्री ओवर। अगला रिपेयर एंड मेंटेनेंस पेड फॉर, एक एक आइटम है, चलो 7 लाइन से। फैक्ट्री ओवरहेड, सेल्स ऑफिस बिल्डिंग, बोलो सेल्स का ऑफिस बिल्डिंग तो नाम से ही है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। व्हीकल यूज्ड बाय डायरेक्टर, अब बताओ डायरेक्टर्स जो ऑफिस में आते जाते हैं उनके लिए है, तो क्या मानना चाहिए? बोलो ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड का जो व्हीकल यूज कर रहा है उसका रिपेयर एंड, जैसे हम लोग जैसा लोग चार्ज करता है, ऑफिस का खर्चा में लिख लेता है, जो भी खर्चा होता है सब खाता में मान दो, ठीक है। नेक्स्ट बताओ क्या लिखा हुआ है? इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, बताओ किसके लिए? प्लांट एंड मशीनरी, किस में जाएगा? बोलो फैक्ट्री। अगला अगला क्या लिखा हुआ है? बोलो फैक्ट्री बिल्डिंग, तो ये भी किस में जाएगा? अच्छा, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड डब्ल्यूआईपी लिख दिया है भगवान, जैसे ये कर दिया ना काम तब फैक्ट्री कॉस्ट पे चला जाएगा। अगेन सेग्रीगेशन दिया, कितना रॉ मटेरियल कितना डब्ल्यूआईपी, दोनों मिला के लिखा तो नीचे जाके लिख देंगे। अगर यहीं सिर्फ वापस से बोल रहा हूं क्या होता? परचेस करते वक्त का जो इंश्योरेंस लगा तो ऊपर लिखते। बताओ ये भी किस में आएगा? हेंस फैक्ट्री ओवरहेड। नेक्स्ट बताओ क्वालिटी कंट्रोल, सीओपी का पार्ट, ये भी क्या क्वालिटी है? उसी का जो चेकिंग का खर्चा लगा और जो एक आदमी बैठा के रखे हैं, सीओपी सीओपी। अगला आइटम बोलो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सीओपी। एक्सपेंसेस पेड फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल एंड इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस, ध्यान से सुनना। पॉलिसी कंट्रोल, पॉल्यूशन कंट्रोल, इंजीनियरिंग, मेंटेनेंस, सारे काम के लिए कुछ खर्चा किए। कॉस्ट ऑफ क्या है ये बताओ? ये क्यों, कहां लग रहा होगा ये खर्चा? खुद सोच के बताओ। ये सब कहां, ये सब जो पॉल्यूशन कौन करता है? फैक्ट्री करता है कि ऑफिस करता है? फैक्ट्री करता है। तो ये जो भी एक्सपेंस लग रहा है कि पॉल्यूशन, पता ना आपको, आइडिया है, बड़े बड़े इंडस्ट्री को सर्टिफिकेट्स लेना पड़ता है
क्या चीज का सर्टिफिकेट लेता है मालूम? पॉल्यूशन कंट्रोल का। जैसे गाड़ी के लिए भी लेना पड़ता है कि आप पॉल्यूशन कंट्रोल में आते हैं कि नहीं, चेकिंग करवाना पड़ता है हर साल। अगर आपका ज्यादा एमिशन होता है पॉल्यूशन का तो आपको पहले गाड़ी ठीक कराना होगा, नहीं तो आपको पॉल्यूशन का कागज नहीं मिलता। तो पॉल्यूशन का कागज एक कौन सा खर्चा हो गया बताओ? फैक्ट्री। तो इसीलिए ये कहा जाएगा, बोलो फैक्ट्री ओवरहेड। नेक्स्ट बोलो क्या लिखा हुआ है? एक्सपेंसेस पेड फॉर, बोलो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ऑफ व्हाट? फैक्ट्री वर्क। तो ये भी क्या जाएगा बोलो? ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड बट रिलेटेड टू प्रोडक्शन। नेक्स्ट नेक्स्ट कौन कौन है? वही चीज आ गया। फंक्शनल मैनेजर्स है काफी, कुछ प्रोडक्शन कंट्रोल के लिए बैठे हैं। सैलरी पेड टू फंक्शनल मैनेजर्स, तो ये कौन हो गए बताओ? ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू व्हाट? बोलो प्रोडक्शन। क्योंकि फंक्शनल मैनेजर है, मैनेजर फैक्ट्री में नहीं है, मैनेजर कहां बैठा है? ऑफिस में। नेक्स्ट बताओ, फाइनेंस वाला आदमी, अकाउंटिंग वाला आदमी, ये भी कहां बैठा है? ऑफिस एंड डेवलपमेंट, सॉरी ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट बताओ, सेलिंग एंड मार्केटिंग। बोल दिया ना ये क्या? बोलो ना, ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड बट रिलेटेड टू व्हाट? सेल्स। डन है। नेक्स्ट आइटम बोलो, सैलरी पेड टू जनरल, अगेन वर्ड जनरल बोल दिया, तो ऑफिस एंड एडमिन रिलेटेड टू जनरल यानी सेल्स नेचर। रिलेटेड टू प्रोडक्शन मानेंगे, वही लिखा मैंने, कुछ नहीं बोला तो उसको अपने क्या लिख देंगे? अकाउंट्स कर रहा है तो प्रोडक्शन का कर रहा है, ऊपर मान लेंगे। अगर सेग्रीगेशन देता कि इसमें कितना सेल्स के लिए कितना प्रोडक्शन के लिए, तो सो ऑन करते। नेक्स्ट बताओ क्या आइटम है? पैकिंग। अगेन दो पार्ट में डिवाइड किया। पहला बोलो प्राइमरी, ये किस में जाएगा बोलो? सीओपी में। और दूसरा है कार्टन वाला खर्चा, जो बोलते हैं ना इधर उधर करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो काम आया, तो ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन नॉट इवन नेसेसरी फॉर फड़का, वो ये भी हो सकता है डिस्ट्रीब्यूशन के काम आ रहा हो। जैसे कि कार्टन, कार्टन एक बार कार्टन में डाल के क्या करना पड़ता है? इधर उधर भेजना पड़ता है ना माल, तो उसके लिए भी आएगा, तो वो नीचे आएगा। नेक्स्ट बताओ, इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्ज आना ही नहीं चाहिए। अगर ये इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्ज फॉर एक्विजिशन ऑफ एसेट है, वो भी रिलेटेड टू प्रोडक्शन, तब आएगा। तो अनलेस अदरवाइज मेंशन, आप नोट डालेंगे इसके लिए, नोट नॉट अ पार्ट ऑफ, बताओ, नॉट अ पार्ट ऑफ, सिंस इट इज अ फाइनेंस कॉस्ट। आज अगर यही बोल देता इट इज रिलेटेड टू ये, तो पार्ट मान लेते। ठीक है। नेक्स्ट बताओ, फी पेड टू ऑडिटर, बोले थे ऑलरेडी, ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड। ऑडिटर कोई आके चेकिंग करता है तो वो क्या कर रहा है? बुक खाता का काम कर रहा है, तो ऑफिस के रिलेटेड खर्चा है। डन है ना बात? ऐसे तो सर वो सब कुछ देखता है, एग्जैक्टली ऑफिस भी तो सब कुछ ही देख रहा है, बट कहीं तो लिखेंगे इसका खर्चा, तो कहां डालेंगे? ऑफिस एंड एडमिन। नेक्स्ट बताओ, फीस पेड टू लीगल एडवाइजर, ये भी वही हो गया, ऑफिस एंड एडमिन। फीस पेड टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ऑफिस एंड एडमिन, डायरेक्टर का जो भी होगा। अब वही है सर, इसको हम मानेंगे क्या? जनरल नेचर कि मार्केटिंग नेचर, सॉरी प्रोडक्शन नेचर? अगेन माई अजम्पशन एज यू कैन टेक। मेरे को मालूम नहीं कि रिलेशन क्या लिखा, तो आई कैन अज्यूम इट इज ऑफ जनरल नेचर, और नीचे लिख ले। देखो यही बात आया, न्यू कॉस्ट शीट में तुम ये सब बात करते हो मेरे से कि सर ऊपर लिखेंगे कि नीचे। ओल्ड में तुम ये सब बात करते भी नहीं थे, तुम सिंपली क्या लिख देते थे? ऊपर। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, बार बार यही बोल रहा हूं, मेरे को तो सपना नहीं आएगा ना क्या करना है। आपका जो अजम्पशन होगा मेरे सर आंखों पे है। कोई अगर क्या बोलता है इसको हमको क्या मानना है? प्रोडक्शन नेचर, वहां लिखो। कोई अगर क्या बोलता है हमको इसको क्या मानना है, वहां लिखो। मेरे को उस बात से लेना नहीं है। बोथ ऑल्टरनेटिव्स आर ओके, यानी मैं प्रोडक्शन स्लैश सेल्स जो भी मानूंगा नोट दे के आ जाऊंगा, क्योंकि कहीं स्पेसिफाई नहीं किया पर्टिकुलरली क्या है ये। नेक्स्ट बताओ क्या आइटम है? परफॉर्मेंस बोनस पेड टू स्टाफ, सेल्स स्टाफ, ये तो पता ही चल गया क्या? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब वैल्यू ऑफ स्टॉक दिया, स्टॉक एडजस्टमेंट, स्टॉक एडजस्टमेंट। कुछ स्क्रैप का भी डेटा है 86,000, सारा वैल्यूज निकालना। क्या कर लोगे कॉस्ट शीट बनाना? होमवर्क दे दूं अब ये वाला सवाल? ऑफ कोर्स होमवर्क मिलेगा, तो आप आराम से अब इसको जचा के लिख लीजिएगा। कुछ बचा? ये तो ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक है ना, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक। हाँ, ये ओपनिंग रॉ मटेरियल हो गया, ये ओपनिंग फिनिश WIP हो गया, ये ओपनिंग फिनिश गुड्स हो गया, और ये क्लोजिंग 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 हो। ओपनिंग ऐड करते हैं, क्लोजिंग लेस करते हैं। कहां ओपनिंग दिया? ये तो ये ओपनिंग है 1 अप्रैल का, ये क्लोजिंग है 31 मार्च। कौन बोला ओपनिंग दिया? एक सेकेंड, कहां है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल? और कहीं नहीं है, रॉ मटेरियल परचेजेस था बच्चा।
स्टॉक कहीं नहीं है, और वो इंश्योरेंस है उसका, ठीक से देख, तुम गलत वर्ड देख रहा है, ये नहीं देख, तुम ये देख, इसमें ये था इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर स्टॉक एंड, वो पिछले पन्ने में रह गया। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे, टाटा बाय बाय एवरीबॉडी।